हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसके अलावा उन परित्यक्त आंगनों के संबंध में यह संभव है कि उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया हो कि घर में परिवार के 9 सदस्य रहते हैं। जनसंख्या के आकार के बावजूद यदि परिवार भविष्य में अलग होने का निर्णय लेता है तो अधिक घर रखना फायदेमंद होगा। हालांकि जब उसे आखिरकार यह समझ में आया कि मोजीवे ने इतनी जमीन और आंगन क्यों खरीदे, तो मोजीवे ने एक और बम गिराया। जियोगे, उस बंजर पहाड़ को खरीदने का क्या फायदा? इसका उपयोग फसल उगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। मोजीवे को पता था कि जैसे ही उन्होंने पहाड़ खरीदने का जिक्र किया, दूसरे पक्ष के मन में ऐसे विचार आएंगे। वैसे भी भविष्य में वे जो कुछ करेंगे वह सामने आना ही होगा और इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पत्नी ने उस विदेशी के साथ एक समझौता किया है। अगली बार जब वह आएगा तो वह अपने गृहनगर से कुछ विशेष फलों के पेड़ लाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कई फलों के पेड़ पहाड़ों पर उगते हैं, इसलिए मैंने खेती करने के लिए पहाड़ का एक टुकड़ा खरीदने की योजना बनाई है। जैसा कि उन्होंने समझाया, न केवल मेंग हुआइनिंग समझने में विफल रही, बल्कि मो चुहान भी असहमत थे। ज्यूरी, मुझे पता है कि ज्यूमी के मातृ परिवार ने उसे निर्वासित होने से पहले काफी धन दिया था। उस पैसे से आपको भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ बचाना चाहिए। इसके अलावा भले ही उन विदेशियों के फलों के पेड़ के पौधे आते हैं, यह निश्चित है कि क्या उन्हें उत्तर पश्चिम की जलवायु में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। मो जियुए इस मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सके। केवल वह जानता था कि उसकी पत्नी के घर में फलों के पेड़ों के बीजों को जलवायु या मिट्टी की गुणवत्ता की कोई परवाह नहीं थी। बाओगे, अगर रानन उन्हें पसंद करती है तो इस बार उसे अपने तरीके से चलने दो। ऐसा बोलते हुए उसका छोटा भाई अपनी पत्नी को लाड़ प्यार कर रहा था। बड़ा भाई होने के नाते वह क्या कह सकता था। मो चौहान ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखा। यह देखते हुए कि मो जीवे पहले ही इतना कुछ कह चुके थे, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेंग हुआइनी को उन्हें और सलाह देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सरकार के पास हमेशा ऐसे नियम रहे हैं जो पहाड़ों की बिक्री मूल्य को बंजर भूमि के समान निर्धारित करते हैं, जो प्रति मयू 1 या 2 चांदी के सिक्के हैं। लेकिन जीवगे, आप निश्चिंत हो सकते हैं, जब मेरे लोग सर्वेक्षण के लिए आएंगे तो हम कुछ पानी जोड़ देंगे। किसी भी स्थिति में वह बस इतना ही कर सकता था। उम्मीद है आपके फल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकेगी। और साथ ही जब मेंग ब्रदर्स उत्तर में बंजर भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए लोगों को भेजते हैं तो वे इसे भी माप सकते हैं, मो जियुए ने आगे कहा। यह कोई समस्या नहीं है। मैं कल इसका सर्वेक्षण करने के लिए लोगों को भेजूंगा। कुछ देर रुकने के बाद मेंग हुआइनिंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जी, आप इतनी बंजर भूमि खरीद रहे हैं, यह कई वर्षों तक उपजाऊ नहीं रहेगी। कोई कदम उठाने से पहले कोई परिवार द्वारा अपनी उपजाऊ जमीन बेचने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? मो जियुए समझ गए कि मेंग हुआइनिंग के शब्द उनकी भलाई के लिए थे। इतनी अनुत्पादक बंजर भूमि कोई और खरीदता तो उसे भी ऐसी शंका होती। चूंकि आज की बातचीत इस बिंदु तक पहुंच गई थी, मो जियुए का इरादा कुछ भी छिपाने का नहीं था। मेरी पत्नी ने उस विदेशी से कुछ अधिक उपज देने वाली फसल के बीज खरीदे। ऐसा कहा जाता है कि ये बीज मिट्टी की गुणवत्ता की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए वो इन्हें आजमाना चाहती हैं और स्वाभाविक रूप से मैं उनका समर्थन करता हूं। यह फिर से ज्यूडी है। जब वे पहली बार मिले तो मेंग हुआइनिंग ने इसे पहले ही नोटिस कर लिया था। मो जियुए अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह अब सिर्फ प्यार करने तक सीमित नहीं है। यह बस असीमित भोग है। मो जियुए के दृढ़ रवैये को देखते हुए मेंग हुआइनिंग ने तुरंत उन शब्दों को निगल लिया जो वह सलाह देना चाहता था। चूंकि जियुगे को लगता है कि यह उपयुक्त है, तो आगे बढ़ें और उन्हें रोकें। मो जियुए गहराई से जानते थे कि भले ही मेंग हुआइनिंग ने यह कहा था, फिर भी वह इससे सहमत नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं, रेन रेन ने हमेशा तथ्यों को खुद बोलने दिया है। जहां तक पहाड़ की तलहटी में कोई परिवार के जीर्ण शीर्ण घरों की बात है, तो ज्यादा देर नहीं होगी जब उनके रिश्तेदार उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनसे उन्हें खरीदने की भीख मांगेंगे। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं है कि उन्होंने झाओ और झू परिवारों के घर खरीदे। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जर्जर मकानों को खरीदने के लिए वे ही पैसे खर्च करेंगे। उनमें से कुछ ने कमरे में कुछ देर बातें की और फिर बड़ी भाभी और दूसरी भाभी रान रान द्वारा बनाई गई ताजी बनी चाय लेकर आईं। यह पहली बार था जब उन्होंने घर पर चाय बनाई थी। चाय की पत्तियां रैन रैन के स्थान से आईं, जहां उन्होंने अपने खेत के पहाड़ों पर बिलुओं चुन चाय उगाई और ऑपरेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इसे संसाधित किया।
इसका स्वाद सामान्य बिल्वोचुन चाय से अतुलनीय था। विशेष रूप से इस युग में चाय प्रसंस्करण तकनीक पुरानी हो गई थी और बिल्वोचुन जैसी कोई चाय नहीं थी। जब उसकी बिल्वोचुन चाय लाई गई तो वह निश्चित रूप से बेहतरीन थी। उन्हें अभी तक फर्नीचर खरीदने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वे सभी कांग ईंटों से बना गर्म बिस्तर पर बैठ गए। बड़ी नंद और दूसरी नंद ने चाय को कंगूरे के किनारे रख दिया। चाय का सेट बिल्कुल नया लग रहा था। यह अपेक्षाकृत सस्ते प्राचीन शैली के चाय के बर्तनों का एक सेट था जिसे रैन ने ताओबाओ पर खरीदा था। मो जियुए ने चायदानी ली और चाय डाली। चाय आते ही कमरा खुशबू से भर गया। मो चुहान और मेंग हुआइनी दोनों ही कुलीन परिवारों से आते थे, इसलिए चाय की गुणवत्ता को परखने में वे कोई अजनबी नहीं थे। बहुत बढ़िया चाय। मेंग हुआइनी, जिनका आजीवन शौक चाय चखना था, जब उन्होंने चाय की सुगंध महसूस की तो वह प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। नौवे भाई, क्या तुमने यह चाय विदेशियों से खरीदी है? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महान शून राजवंश के दौरान उन्हें इतनी अच्छी चाय नहीं मिली थी। पानी में चाय की पत्तियां कोमल हरी थी, जाहिर तौर पर सबसे नाजुक हिस्सा सावधानी से चुना गया था। इस चाय की कीमतीता का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। मो चौहान अधिक प्रत्यक्ष थे, स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले बेहतरीन चाय का स्वाद चखना था। यह पहली बार था जब मो जियुए ने अपनी पत्नी के घर से बनी चाय का स्वाद चखा था। दोनों में अधीरता देख उसने चाय का कप उठाया और निमंत्रण का इशारा किया। आठवें भाई और भाई मेंग, आप इस चाय को क्यों नहीं आजमाते? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दोनों ने एक घूंट पी लिया। इसमें एक सुगंधित और सुरुचिपूर्ण स्वाद है, चिकना और ताजा है, एक समृद्ध और मधुर स्वाद है जो लंबे समय तक रहता है और एक मीठा और सुगंधित स्वाद है। मेंग हुआइनिंग ने मूल्यांकनों की एक श्रृंखला दी। मो चौहान ने बार बार सिर हिलाया। वास्तव में यह उत्कृष्ट चाय है, ताजा और बाद में स्वाद के साथ। जब रैन ने चाय बनाई तो बड़ी भाभी और दूसरी भाभी ने भी कुछ चख लिया था। उन दोनों को लगा कि यह उनके जीवन में अब तक चखी गई सबसे अच्छी चाय है। इसलिए चाय लाने के बाद उन्होंने जाने की जल्दी नहीं की, वे पुरुषों की प्रतिक्रियाएं देखना चाहते थे। निश्चित रूप से उनकी उम्मीदें पूरी हुई। ऐसी चाय किसी को कैसे पसंद नहीं आ सकती? दूसरी भाभी मुस्कुराकर बोली, नौवीं भाभी तो उदार है। अगर कोई और होता तो वे इतनी अच्छी चाय साझा नहीं करना चाहते। बड़ी भाभी ने आवाज लगाई, हाँ। नौवीं भाभी के अनुसार उनके पास इस चाय के केवल 2 पैकेट हैं, और एक बार जब वे खत्म हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेंग हुआइनिंग ने मूल रूप से जाने से पहले रैन से इस अच्छी चाय के लिए पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने दोनों भाभियों ने जो कहा उसे सुना, तो वह तुरंत निराश हो गई। दूसरों के पास केवल 2 पैकेट थे और वह वास्तव में खुद से कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं हो सका। दा साओ और एर साओ को पता नहीं था कि मेंग हुआइनिंग क्या सोच रही थी। ऐसा बोलने का उनका इरादा बस अपनी नौवीं भाभी के लिए वरदान मांगना था। अब जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया था, तो उन दोनों का अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वे चले गए। उन तीनों ने चाय का एक पूरा बर्तन पी लिया था, लेकिन फिर भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। सौभाग्य से इस समय भोजन की तैयारी पहले से ही चल रही थी। पहले की तरह हे झिरन ने खाना पकाने की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें भाभियां उसकी मदद कर रही थी। इतनी सारी विशेष सामग्री मिलाने से व्यंजनों का स्वादिष्ट न होना असंभव था। वू गे, लियांग हाओ और अन्य लोगों के साथ एक बार फिर ग्रामीणों से कुछ मेज और कुर्सियां उधार लेने गए। मेज पर 8 व्यंजन और एक सूप रखा गया था, जिससे हर कोई एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। चमकीले रंग के टमाटर के तले हुए अंडे, कोमल लहसुन के साथ तले हुए सुअर का मांस, खट्टे और मसालेदार आलू के टुकड़े, और एक कटा हुआ शकरकंद, सेम और मकई के साथ अतिरिक्त पसलियों को एक बर्तन में एक साथ पकाया गया। ये सभी ऐसे व्यंजन थे जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। इन अपरिचित व्यंजनों को देखकर न केवल मेंग हुआइनिंग, बल्कि घर पर 8वें और 5वें भाई भी अपने होठों को चबाने से नहीं रोक सके। उन्होंने झिरन का भी ज्यादा समझाने का इरादा नहीं किया। उसने मो जियुए की ओर देखा और मो जियुए ने तुरंत सभी को खाना शुरू करवा दिया। यह पहला दंश कोई मजाक नहीं था। मेंग हुआइनिंग को अब अपनी छवि पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मो भाइयों के साथ अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और दिल से सब कुछ नीचे गिरा दिया। केवल जब उसे कुछ भरा हुआ महसूस हुआ तो मेंग हुआइनिंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और पूछा, नौवे भाई, मैंने भी ये सामग्रियां नहीं देखी है। इन्हें विदेशियों से भी नहीं खरीदा गया था, है ना? वह खुद जानता था कि वह पूछ रहा है, भले ही वह जानता हो, लेकिन वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। यह सही है, अगर भाई मेंग को यह स्वादिष्ट लगता है तो उन्हें और खाना चाहिए। मो जियुए ने स्पष्ट उत्तर दिया।
इस समय उसके पास बहुत अधिक समझाने का दिल नहीं था। जब तक उसकी पत्नी के खाना पकाने का स्वाद अच्छा था, उसे और खाना पड़ता था। चाय का एक बर्तन, स्वादिष्ट भोजन की एक मेज और मेंग हुआइनिंग भी मो के यहाँ घूमना चाहती थी और छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि उसे अभी भी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। भोजन के बाद हे झिरन ने उनके लिए चाय का एक और बर्तन बनाया। शाम तक ऐसा नहीं हुआ कि मेंग हुआइनिंग ने अनिच्छा से छुट्टी लेने की बात कही। चाहे कुछ भी हो, मेंग हुआइनिंग ने परिवार की बहुत मदद की थी, इसलिए हे झिरन ने उदारतापूर्वक उसे बी लुओ चुन चाय का एक पैकेज दिया। मेंग हुआइनिंग के लिए यह उपहार बस एक अप्रत्याशित उपकार था। वह इतनी अच्छी चाय की पत्तियों का विरोध नहीं कर सका और केवल बेशर्मी से उन्हें स्वीकार कर सका। अब से चाय के इस पैकेज को पूरा करने के लिए उसे मो परिवार का विशेष ध्यान रखना होगा। मेंग हुआइनिंग को विदा करने के बाद सभी ने साफ सफाई की और फिर अपने कमरे में लौट आए। अगली सुबह मो चुहांग काम पर यमन जाने के लिए जल्दी उठे। मो जिवे और हे झिरन ने घर के लिए कुछ साधारण फर्नीचर खरीदने की योजना बनाई, इसलिए वे उसके साथ खच्चर गाड़ी में जल्दी से चले गए। फर्नीचर खरीदना एक ऐसी चीज थी जिसे वह झिरन वास्तव में अंतरिक्ष की क्षमताओं का उपयोग करके पूरा नहीं कर सका। आखिरकार, यदि कहा जाए कि इस क्षेत्र में खरीदे गए फर्नीचर की शैली इस युग के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वे अगले वसंत में एक नया घर बनाएंगे, इसलिए हे झिरन ने उस समय फर्नीचर खुद डिजाइन करने की योजना बनाई। अभी के लिए वे घर में जो भी उपयोग कर रहे थे वह जितना अधिक सरल होगा उतना ही बेहतर होगा, जब तक वह उपयोग करने योग्य है। इसलिए दोनों ने यानचेंग में फर्नीचर की दुकानों के बारे में पूछा और सीधे वहां चले गए। इस युग में फर्नीचर की शैली अपेक्षाकृत सरल थी। उन धनी परिवारों के अलावा जो कुछ उच्च स्तरीय वस्तुओं को अनुकूलित करते थे, दुकानों में जो कुछ रखा गया था वह सभी व्यवहारिक और किफायती वस्तुएं थीं। इसलिए मो जिवे और हे झिरन ने बस कुछ टेबल, कुर्सियां और अलमारियां चुनी जिनकी घर को तत्काल आवश्यकता थी। घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद दोनों ने एक बड़ा ढेर खरीद लिया। दुकान के मालिक को इतने बड़े ग्राहकों का सामना किए काफी समय हो गया था, इसलिए वह बहुत खुश हुआ और उसने उनके लिए कुछ अतिरिक्त छोटे स्टूल भी मंगवाए। दुकान का मालिक उनके दरवाजे तक फर्नीचर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था, उन्हें बस पता स्पष्ट रूप से बताना था। फर्नीचर खरीदने के बाद दोपहर होने में अभी कुछ समय था, इसलिए दोनों शहर में घूमना चाहते थे और तांग मिंगरुई के बारे में समाचार देखना चाहते थे। वे बहुत दूर नहीं चले थे जब उन्होंने अपने सामने आम लोगों को उनसे विपरीत दिशा में भागते देखा। आम लोग भागते समय चिल्लाते हुए प्रतीत हुए, जल्दी करो, उस क्लिनिक से दूर हो जाओ। मो जिवे को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने उनकी ओर दौड़ते हुए एक आदमी को पकड़ लिया और पूछा, बड़े भाई, आगे क्या हुआ? उस आदमी ने मो जिवे की ओर देखा और कहा, क्लिनिक के सामने चेचक का एक मरीज है, जल्दी करो और भागो। बोलने के बाद वह आदमी मो जिवे की पकड़ से मुक्त होने के लिए जबरदस्ती संघर्ष करने लगा और भीड़ के साथ भागता रहा। प्राचीन काल में चेचक कोई छोटी बात नहीं थी। यह न केवल संक्रामक था, बल्कि इसने कई लोगों की जान भी ले ली। मो जिवे ने गंभीरता से हे झिरन से कहा, रनरान, आप पहले अंतरिक्ष में जाएं। मुझे बचपन में चेचक थी और मैं संक्रमित नहीं होऊंगा। मैं पहले जाकर देख लूंगा। उसने झिरन ने सिर हिलाया। चेचक हवा, बूंदों और संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगर मैं सावधान रहूं तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी उसके पास उतनी ही शराब थी जितनी उसे जरूरत थी और वो सबसे गहन कीटाणुशोधन कर सकती थी। जैसे ही वह बोली, हे झिरन ने पहले ही मो जिवे को एक खाली जगह पर खींच लिया था और दोनों एक साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। उसने झिरन ने 2 मुखौटे निकाले, एक अपने लिए और एक मो जिवे के लिए पहनने के लिए। इसके अलावा चिकित्सा दस्ताने भी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय थे। जहां तक कपड़ों वगैरह की बात है, इसे पहनना बहुत दिखावटी होगा, इसलिए उसने फिलहाल अस्थायी रूप से इसे छोड़ दिया। बाद में घर पहुंचने पर वे शराब से पूरी तरह कीटाणुरहित कर सकते थे। मो जिवे ने स्पष्ट रूप से समझा कि यदि उसने रनरान को ऐसे मामलों में भाग नहीं लेने दिया तो वह निश्चित रूप से तैयार नहीं होगी। इसलिए वह केवल उसे भोग सकता था। बस खुद को बचाने के बाद दोनों अंतरिक्ष से बाहर निकल गए। इस वक्त सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। संभवतः वे सभी बहुत दूर भाग गए थे। दोनों क्लिनिक की ओर चल दिए। उन्होंने देखा कि एक युवक क्लिनिक के दरवाजे के सामने एक छोटी लड़की को गोद में लिए हुए बैठा है, जो 10 साल से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी। दोनों इस युवक से अपरिचित नहीं थे। यह कोई और नहीं बल्कि तांग मिंगरुई थी, जिसे वे ढूंढना चाहते थे। तांग मिंगरुई का चेहरा पतन से भरा था और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मो जिवे और हे झिरन आगे बढ़े। भाई टैंग, आखिर क्या हुआ?
हालांकि उसकी ओर आ रहे दो लोगों के चेहरे पर अजीब चीजें थी, तांग मिनगरुई ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। बिग ब्रदर मो, बिग सिस्टर मो। तांग मिनगरुई की आवाज में सिसकियां आ रही थी। मेरी बहन के शरीर पर लाल छाले हो गए। मैं उसे इलाज के लिए यहाँ लाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे चेचक हो गई है। उन्होंने झिरन ने बोलने में कोई जल्दी नहीं की, लेकिन ध्यान से अपनी बाहों में पकड़ी हुई छोटी लड़की तांग मिनगरुई को देखा। छोटी लड़की के चेहरे पर कई लाल चिकते थे, लेकिन आप उन्हें कैसे भी देखें, वे चेचक जैसे नहीं लग रहे थे। चेचक के घाव अपेक्षाकृत गहरे थे, लेकिन छोटी लड़की के चेहरे पर छाले त्वचा की बाहरी परत के ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से तैर रहे थे। अपने फैसले की और पुष्टि करने के लिए हे झिरन कुछ कदम आगे बढ़ी और छोटी लड़की के सामने बैठ गई। वह छोटी लड़की के चेहरे पर छाले को छूने के लिए अस्थायी रूप से आगे बढ़ी। तांग मिनगरुई और मो जियुए एक ही समय में चले गए। ट्रेनरान, तुम उसे छू नहीं सकते। मो जियुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले जोर से चिल्लाया। तांग मिनगरुई ने अपनी बहन को गले लगाया और पीछे मुड़कर कहा, सिस्टर मो, यह खतरनाक है। उन्होंने झिरन ने सबसे पहले मो जियुए से कहा, मुझे संदेह है कि उसे चेचक नहीं है। मो जियुए आश्चर्यचकित थे। उसने अभी अभी देखा था कि छोटी लड़की पर दाने वैसे ही थे जैसे उसे चेचक होने पर थे, तो यह चेचक कैसे नहीं हो सकता? ट्रेनरान, अगर यह चेचक नहीं है तो यह क्या हो सकता है? मुझे संदेह है कि उसे चिकन पॉक्स हो गया है। छोटी माता, मो जियुए और तांग मिनगरुई ने एक ही समय में पूछा। वह झिरन केवल धैर्यपूर्वक समझा सका, चिकन पॉक्स के लक्षण कुछ हद तक चेचक के समान हैं, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे ठीक कर सकता हूं। मो जियुए समझ गए कि उनकी पत्नी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगी जिसके बारे में उन्हें भरोसा न हो। उसने झिरन को महसूस किया कि उसकी पकड़ ढीली है। उसने स्वतंत्र रूप से संघर्ष किया और फिर से छोटी लड़की के सामने आई। उसकी दस्ताने वाली उंगलियों ने धीरे से उसके चेहरे पर अधिक प्रमुख छालों में से एक को छुआ। झिरन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसकी अभिव्यक्ति से मो जियुए और तांग मिनगरुई दोनों ने अच्छी खबर का अनुमान लगाया। तांग मिनगरुई ने उत्सुकता से पूछा, भाभी मो, मेरी बहन को चेचक नहीं है ना? उसने झिरन ने सिर हिलाया, हाँ, उसे वास्तव में चेचक नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, हालांकि इस तरह की बीमारी भी संक्रामक होती है। उचित उपचार के साथ यह मूल रूप से जीवन को खतरे में नहीं डालेगी। उसकी बातें सुनकर तांग मिनगरुई ने बड़ी राहत की सांस ली। जैसे ही वह हे झिरन से इलाज के बारे में पूछने ही वाला था, एक बूढ़ा डॉक्टर क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर आया। बूढ़ा डॉक्टर काफी जानकार लग रहा था। चेहरे पर मास्क लगाकर वह उनसे करीब 5-6 मीटर दूर रुक गया। युवा महिला, क्या तुम जीने से थक नहीं गई हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उनसे दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। झिरन को पता था कि उसके शब्द उसकी भलाई के लिए थे। क्या आप यहाँ डॉक्टर हैं? वह झिरन खड़ा हुआ और सीधे दूसरे पक्ष की ओर देखा। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया, मैं इस क्लिनिक का डॉक्टर हूँ। युवा महिला, मेरी सलाह सुनो और जल्दी से चली जाओ। उन्होंने झिरन ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि लड़की की बीमारी चेचक नहीं थी, इसलिए शहर में दहशत पैदा करने से बचने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से समझाना पड़ा। डॉक्टर, उसे चेचक नहीं है। देखिए, उसके चेहरे पर छाले सतही हैं और चेचक से बिल्कुल अलग है। बूढ़े डॉक्टर को हे झिरन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अपने जीवन के अधिकांश समय तक चिकित्सा का अभ्यास करने के बाद वह चेचक को कैसे नहीं पहचान सके। इस युवा महिला ने वास्तव में उसके सामने यह कहने का साहस किया कि यह चेचक नहीं है, यह बिल्कुल बेतुका है। बूढ़े डॉक्टर ने बहुत अधिक समझाने की योजना नहीं बनाई। सौभाग्य से उसने केवल लड़की पर नजर डाली थी और निकट संपर्क नहीं किया था। अभी अभी उसने पहले ही अपने प्रशिक्षु को शहर में चेचक के प्रकोप की रिपोर्ट काउंटी मजिस्ट्रेट को देने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर भेज दिया था। अब उसे बस दुकान बंद करनी थी और पीने के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट बनाने थे, और वह निश्चित रूप से चेचक की इस महामारी से सुरक्षित रूप से उबर जाएगा। बुजुर्ग डॉक्टर को क्लिनिक का दरवाजा बंद करते देख उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा। दूसरों ने उस पर विश्वास किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति में उसे टैंग लड़की की जान बचानी होगी। युवा मास्टर टैंग, पहले अपनी बहन को घर ले जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर तांग मिनगरुई इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। परिवार के केवल कुछ ही सदस्य बचे थे, और यदि उसकी बहन की फिर से मृत्यु हो जाती तो वह एक और प्रियजन खो देता। धन्यवाद भाभी मो, मैं आपको तुरंत यू शहर में अपने घर ले जाऊंगा। मो जियुए ने खच्चर गाड़ी का नेतृत्व किया।
तांग मिंगरुई के साथ वे यू शहर में उसके पारिवारिक घर की ओर चल पड़े। तांग मिंगरुई ने हे झिरन के साथ अपने कठपुतली व्यवसाय से कुछ चांदी अर्जित की थी और रास्ते में उसे थोड़ा और पैसा कमाने का सही अवसर मिला। जब तक वह यून शहर पहुंचा, उसके पास पहले से ही 1000 टन से अधिक चांदी थी। यू शहर में मकान महंगे नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार के रहने के लिए शहर के केंद्र में एक बहुत बड़ा आंगन खरीदने के लिए 500 टन खर्च किए। उसने पहले ही यमन में मो परिवार की जागीर के विशिष्ट स्थान के बारे में पूछताछ कर ली थी। अपने परिवार को बसाने के बाद उनसे मिलने का इरादा रखता था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन को अचानक दाने हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित था। सौभाग्य से वह आज हे झिरन से मिला, अन्यथा यदि बूढ़े डॉक्टर ने वास्तव में उसकी बहन को चेचक का निदान किया होता तो उसने निश्चित रूप से सरकार को इसकी सूचना दी होती। एक बार सरकार को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से उसकी बहन और पूरे परिवार को अलगाव के लिए ले जाएंगे। यदि उनका सामना अच्छे अधिकारियों से होता तो यह ठीक होता, लेकिन यदि वे ऐसे अधिकारियों से मिलते जो आम लोगों की परवाह नहीं करते, तो वे उन्हें सीधे तौर पर मार भी सकते थे। यह सोचकर तांग मिंगरुई को बाद में डर महसूस हुआ। लगभग 1.25 घंटे के बाद खच्चर गाड़ी तांग मिंगरुई के घर पहुंची। इस समय न तो मो जियुए और न ही हे झिरन तांग परिवार के आंगन की प्रशंसा करने के मूड में थे। वे तांग मिंगरुई के पीछे पीछे सीधे उस छोटी लड़की के कमरे में पहुंचे। अपने बेटे को अपनी बेटी को वापस ले जाते हुए देखकर लेडी टेंग पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करने के लिए बाहर आईं। मिंगरुई, मिंगक्सिन कैसी है? फिलहाल तांग मिंगरुई को अपनी मां को ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ रही थी। मां, मेरी बहन ठीक है। भाभी मो उसका इलाज कर सकती है। बोलते हुए तांग मिंगरुई पहले ही तांग मिंगक्सिन को कमरे में ले जा चुकी थी। लेडी टेंग उत्तर पश्चिम के रास्ते में मो जियुए और हे झिरन से मिली थी, इसलिए वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। वह जानती थी कि अब उसकी बेटी को बचाना प्राथमिकता है और उसने विनम्रतापूर्वक उनकी ओर सिर हिलाया। तांग मिंगक्सिन के चिकन पॉक्स का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका पश्चिमी चिकित्सा को आईवी इन्फ्यूजन के साथ मिलाना था। इस युग में आईवी इन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं था, इसलिए वे केवल पश्चिमी चिकित्सा ही चुन सकते थे। उसके पास बहुत सारी पश्चिमी दवाएं थीं और जरूरत पड़ने पर वह ताओबाओ पर और अधिक खरीद सकती थी, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने झिरन ने तांग मिंगक्सिन की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की, फिर उठ गए। गाड़ी में दवा है, मैं इसे छोटी बच्ची के लिए अभी निकालता हूँ। गाड़ी तांग निवास के सामने वाले यार्ड में खड़ी थी। वह झिरन सीधा गाड़ी में चढ़ गया। उसने अपने दिमाग से अपने स्थान में प्रवेश किया और तांग मिंगक्सिन के चिकन पॉक्स के इलाज के लिए विभिन्न दवाएं तैयार की। उसने विशेष रूप से कैप्सूल दवाएं तैयार की, बाहरी कोटिंग को छील दिया और उन्हें ऑयल पेपर में दोबारा पैक कर दिया ताकि बाहर निकालने पर वे संदिग्ध न लगे। दवा तैयार करने के साथ हे झिरन तांग मिंगक्सिन के कमरे में लौट आया। उसने तांग मिंगरुई को कई छोटे कागज के पैकेज सौंपे। ये दवाएं स्वनिर्मित हैं, छोटी लड़की की बीमारी के इलाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तांग मिंगरुई ने झिरान द्वारा दी गई दवा को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और उसके निर्देशानुसार अपनी बहन को खिलाई। उन्होंने झिरन ने कुछ देर तक तांग मिंगक्सिन का अवलोकन किया। अब तक उसका बुखार उतर चुका था। उसने कुछ प्रश्न पूछे और तांग मिंगक्सिन ने कहा कि ताकत की कमी को छोड़कर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पता चला कि तांग मिंगक्सिन की स्थिति तब तक नियंत्रण में थी जब तक वह समय पर दवा लेती थी। अगले कुछ दिनों में छोटी लड़की को बिस्तर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए, जितना संभव हो गतिविधि कम करनी चाहिए और वह लगभग 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर तांग परिवार ने एक स्वर से राहत की सांस ली। सुरक्षित रहने के लिए हे झिरन और मो जियुए ने तुरंत तांग निवास नहीं छोड़ा, जाने से पहले कुछ देर और निरीक्षण करने का इरादा किया। लेडी टेंग ने दोपहर का भोजन तैयार करने की जल्दी की। चूंकि दोनों भूखे थे, इसलिए वे समारोह में खड़े नहीं हुए। शाम ढलने तक तांग मिंगक्सिन की हालत बहुत स्थिर रही और हे झिरन को अंततः आराम मिल गया। देर हो रही है, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। हम वर्तमान में शीलिंग गांव में रह रहे हैं। जब छोटी लड़की बेहतर हो जाएगी तो घर पर हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है। लेडी टेंग और टेंग मिंगरुई ने उन्हें दरवाजे पर देखा। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अधिकारियों का एक समूह नाक और मुंह को कपड़े से ढक कर सड़क पर घर घर जा रहा है। इस समय उनमें से 2 तांग निवास की ओर चल रहे थे। अधिकारियों में से एक मो जियुए और हे झिरन के लिए अजनबी नहीं था, वह मा जुनशान था। जब मा जुनशान ने उन्हें देखा तो उनका रवैया सामान्य से अधिक विनम्र था। मास्टर मो, मैडम मो, आप अभी भी शहर में क्यों हैं?
शहर में इतनी बड़ी घटना होने पर आसपास के गांवों के आम लोग शहर के गेट बंद होने पर फंस जाने के डर से जल्दी घर भाग गए थे। अधिकारियों को घर घर जाते देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि सरकार को पहले से ही पता था कि किसी को चेचक है और वह हर जगह उनकी तलाश कर रही है। क्या आप उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें चेचक हो गया है? यह सही है। मां जुनशान अपना काम खत्म करने और आराम करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बस उत्तर दिया और तांग निवास की खोज करने वाला था। मो जियुए ने उसे रोका। अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह इसी आंगन में है। मां जुनशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कुछ हैरान होकर पूछा, नौवे? नौवे भगवान, वह चेचक है। आप इतने साहसपूर्वक यहाँ कैसे रह सकते हैं? उन्होंने झिरन ने बताया, छोटी लड़की को चेचक बिल्कुल नहीं हुआ। क्लिनिक के डॉक्टर ने उसका गलत निदान किया। मां जुनशान तुरंत अवाक रह गया, उसका मुंह खुला हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काफी देर बाद उसने पूछा, क्या नौवीं महिला ने जो कहा वह सच है? उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया, यह सच है। मां जुनशान इतना खुश हुआ कि वह लगभग उछल पड़ा। मैं अपने मालिक को यह खुशखबरी देने के लिए तुरंत वापस जाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद मां जुनशान ने अपने साथी को, जो अभी भी मौके पर स्तब्ध था, खींच लिया और धुएं की तरह भाग गया। मां जुनशान को देखकर मो चौहान भी इस मामले में व्यस्त होंगे। मो जियुए ने कुछ देर तक हे झिरन के साथ चर्चा की। वे देखने के लिए यमन जाएंगे और 8वें भाई के साथ घर जाएंगे। वे दोनों खच्चर गाड़ी पर सवार होकर यमीन की ओर चले। रास्ते में लगभग कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। हर घर के दरवाजे कसकर बंद थे, मानो दुनिया का अंत आने वाला हो। खच्चर गाड़ी चलने से भी तेज थी। जब हे झिरन और मो जियुए यमन पहुंचे तो मां जुनशान अभी तक नहीं पहुंचे थे। फिलहाल मेंग हुआइनिंग थोड़ी निराश थी। ऐसा नहीं था कि उनमें शासन करने की क्षमता की कमी थी, लेकिन जब ऐसी महामारी का सामना करना पड़ा तो वे वास्तव में कोई सटीक समाधान नहीं सोच सके। चेचक के प्रसार को रोकने के लिए वह केवल शहर को बंद करने का आदेश दे सकता था, ताकि चेचक को अधिक स्थानों पर फैलने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, खबर मिलते ही उन्होंने लोगों को प्रीफेक्चुरल यमन जाने का आदेश दिया था। इतनी बड़ी बात होने पर इसकी सूचना ऊपर तक देनी ही होगी। सभी अधिकारियों को मामलों को संभालने के लिए बाहर भेज दिया गया था और केवल मेंग हुआइनिंग ही यमन में बची थी। जब मो जियुए और हे झिरन यहाँ पहुंचे तो वे खुद को घोषित करने की आवश्यकता के बिना सीधे चले गए। उन्हें देखकर मेंग हुआइनिंग जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आईं। नौवे भाई मो, भाभी, आप अभी भी शहर में क्यों हैं? खबर मिलने के बाद उन्होंने शहर को सील कर दिया था। सुबह हो चुकी थी। वर्तमान में किसी को भी यू शहर में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं थी, जिसका मतलब था कि वे दोनों सुबह सुबह शहर में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इस समय भी बाहर नहीं निकले थे। उन दोनों को पता था कि मेंग हुआइनिंग इस समय चिंतित स्थिति में थी। हे झिरन ने तुरंत समझाया, भाई मेंग, यह पूरी तरह से बकवास है कि शहर में किसी को चेचक हो गया है। बकवास? भाभी का क्या मतलब है? मेंग हुआइनिंग को जो खबर मिली वह क्लिनिक से थी। यह गलत नहीं हो सकता। बड़ी बहन मो यह कैसे कह सकती है? डॉक्टर ने जिस छोटी लड़की को चेचक बताया, मैंने उसकी जांच की है। उसे चेचक बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि एक और बीमारी हुई है जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। चिकन पॉक्स दिखने में चेचक जैसा ही होता है। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि क्लिनिक के डॉक्टर ने इसका गलत निदान किया। यह सुनने के बाद मेंग हुआइनिंग ने यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या वह झिरन को चिकित्सा समझ आती है। प्लेग के इलाज के लिए उसने जो दवा उसे दी थी, उसके आधार पर यह उसकी कुशलता साबित करने के लिए पर्याप्त थी। क्या भाभी ने जो कहा वह सच है? उन्होंने झिरन ने गंभीरता से सिर हिलाया, बेशक यह सच है। मैंने पहले ही छोटी लड़की को उसकी बीमारी के इलाज के लिए दवा दे दी है। मेरा मानना कि उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मो जियुए चिंतित थे कि मेंग हुआइनिंग को उनकी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने जो कहा वह सब सच है। वह बचपन से चिकित्सा का अध्ययन कर रही है और निश्चित रूप से इसका गलत निदान नहीं करेगी। वास्तव में मेंग हुआइनिंग को हे झिरन की बातों पर कभी भी संदेह नहीं हुआ था। उसके दिल में मो परिवार पर एक अकथनीय भरोसा था। उस स्थिति में मैं तुरंत यू शहर पर नाकाबंदी हटाने का आदेश दूंगा। जब वे बात कर रहे थे, मां जुनशान भी एक अधिकारी के साथ हौंफते हुए वापस भागे। यह देखकर कि मो जियुए और उनकी पत्नी वहां थे, मां जुनशान को लगा कि स्पष्टीकरण की उन्हें आवश्यकता नहीं है। किसी को वापस लौटते देख मेंग हुआइनिंग ने जल्दी से आदेश दिया, मां जुनशान, तुरंत उच्च गति से प्रीफेक्चर में जाएं और प्रीफेक्ट को बताएं कि यू शहर में चेचक एक गलत निदान था।
आशा है कि प्रीफेक्ट ने अभी तक अपना ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया था, अन्यथा उन्हें सड़क पर इसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजना होगा। मां जुनशान के आदेश प्राप्त करने के कुछ देर बाद ही एक अधिकारी कई चिंतित दिखने वाले डॉक्टरों को लेकर आया। माय लॉर्ड, प्रीफेक्ट ने कुछ डॉक्टरों को भेजा है, अधिकारी ने बताया। मेंग हुआइनिंग ने बस उन डॉक्टरों पर नजर डाली और जान लिया कि उन्हें आने के लिए मजबूर किया गया होगा। जब चेचक का सामना करना पड़ा, एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी जिसका इलाज करना कठिन था, तो यहां आना एक मृत अंत था। गंभीर रूप से चेचक से पीड़ित काउंटी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे जहां आम लोग भी, जो बीमार नहीं थे, अंदर जिंदा फंस गए थे। इसलिए यू शहर में चेचक के बारे में सुनकर मेंग हुआइनिंग ने पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह झूठा अलार्म होगा। डॉक्टर, परेशानी के लिए धन्यवाद। यह अधिकारी जल्द ही आपको वापस भेजने के लिए किसी को बुलाएगा। डॉक्टर हैरान थे। यून शहर में आने से पहले ही उन्होंने खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया था और यहां तक ढीले सिरे भी बांध लिए थे। लेकिन काउंटी मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? वह उन्हें वापस भेजने वाला था। माय लॉर्ड, क्या आप सचमुच हमें वापस भेज रहे हैं? एक थोड़े युवा डॉक्टर ने अविश्वास से पूछा। मेंग हुआइनिंग ने सिर हिलाया। अब यह सत्यापित हो गया है कि यू शहर में चेचक का कोई प्रकोप नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया, इन डॉक्टरों को अभी वापस भेजो। एक पल के लिए डॉक्टरों को ऐसा लगा जैसे वे मतिभ्रम कर रहे हों। कुछ ने तो उनके कान भी जोर से खोदे। आखिरकार उन्होंने पुष्टि की कि यह कोई सपना नहीं था। अधिकारी भी कुछ हैरान हुए, लेकिन मजिस्ट्रेट की बात निर्विवाद थी। उन्होंने डॉक्टरों को इशारा किया और बाहर चले गए। उसी समय प्रीफेक्चुरल शहर में प्रीफेक्चुरल यमन में ब्रोकेड वस्त्र पहने एक व्यक्ति अध्ययन कक्ष में अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर आगे पीछे घूम रहा था। फैंग प्रीफेक्ट ने ईमानदारी से सलाह दी, महामहिम रुई वांग, यू शहर बहुत खतरनाक है। यह महत्वहीन अधिकारी आपसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। नान रुई ने अपना हाथ लहराया, फैंग डेरन को और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी महान शुन की भूमि है। भले ही मैं अभी राजधानी में होता और ऐसी खबर सुनता, फिर भी मैं अपने शाही पिता से आने और राहत प्रदान करने की अनुमति मांगता। अब मैं यून सिटी से केवल कुछ ही कदम की दूरी पर हूं। मैं ऐसे ही खड़ा होकर कैसे देख सकता हूं? फैंग प्रीफेक्ट को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। अभी उन्होंने यहां पदभार संभाला ही था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। सौभाग्य से ऐसा हुआ कि प्रिंस रुई जो अभी अभी आए थे, उनकी नजर उस पर पड़ी। अगर इसके कारण प्रिंस रुई के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती, तो उनकी अपनी आधिकारिक स्थिति तो छोड़ ही दे, यहां तक उनकी अपनी जान भी चली जाती। हालांकि राजकुमार के दृढ़ रवैये को देखकर फैंग प्रीफेक्ट को पता था कि अनुनय व्यर्थ होगा। महामहिम, यदि ऐसा है, तो यह तुच्छ अधिकारी आपके साथ यू शहर जाने को तैयार है। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जिन चीजों को करने के लिए वह यहाँ आया था, वे दिन के उजाले को नहीं देख पा रहे थे। उसके आसपास जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। वह फैंग प्रीफेक्ट को अपने साथ कैसे ला सकता है? यह सुनकर फैंग प्रीफेक्ट तुरंत शांत हो गए। वह जानता था कि उसे यह कहने के लिए कितना साहस चाहिए था कि वह प्रिंस रुई के साथ जाएगा। अब चूंकि राजकुमार को उसके साथ जाने की जरूरत नहीं थी, उसका जीवन अस्थायी रूप से अभी भी सुरक्षित था। नान रुई ने आकाश की ओर देखा और जोर से बाहर आदेश दिया, एक घोड़ा तैयार करो। यू शहर तक मेरे पीछे आओ। उत्तर पश्चिम की यह यात्रा आरंभ में कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं थी। यदि यू शहर को सील नहीं किया गया होता और उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, तो नान रुई प्रीफेक्चुरल यमन में बिल्कुल भी नहीं आता। जाने से पहले नान रुई ने गहरी आवाज में चेतावनी दी, प्रीफेक्ट फैंग, राजकुमार की यह यात्रा केवल मनोरंजन के लिए है। कृपया आज मुझे देखने के बारे में भूल जाएं। प्रीफेक्ट फैंग ने बार बार सिर हिलाया, महामहिम, कृपया निश्चिंत रहें। अपने दल के साथ प्रस्थान करने से पहले नान रुई ने फिर से प्रीफेक्ट फैंग की ओर देखा और उसे चेतावनी दी। जब वह यू शहर पहुंचे, तो शहर के गेट को मेंग हुआइनिंग ने पहले ही खोलने का आदेश दे दिया था, जिससे नान रुई हैरान हो गए। शहर में प्रवेश करने पर नान रुई सीधे काउंटी कार्यालय गए। यू शहर में होने वाली इतनी महत्वपूर्ण घटना के साथ, भले ही यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, दाशुन के राजकुमार के रूप में उन्हें स्थिति को ध्यान से समझने की जरूरत थी। पहले मेरे साथ काउंटी कार्यालय आओ, नान रुई ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया। हाँ, अधीनस्थों ने जवाब दिया और सुरक्षा प्रदान करते हुए नान रुई के चारों ओर तितर बितर हो गए। नान रुई सड़कों पर चलते हुए काउंटी कार्यालय पहुंचे। इस समय मो चौहान अधिकारियों के एक समूह के साथ लौटे थे और बाहर जाकर लोगों को सूचित करने की तैयारी कर रहे थे कि कोई चेचक नहीं है।
अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसका सामना नान रुई से हुआ। मो चौहान तुरंत सतर्क हो गए। नौवे भाई ने अनुमान लगाया था कि वह एक बार नौवे भाई को मारने के लिए नान रुई द्वारा भेजे गए हत्यारों में से एक था। दूसरे शब्दों में, भले ही नान रुई वह नहीं था जिसने उसे कठपुतली गू दी थी, फिर भी वह इसमें शामिल था। इसलिए जब मो चौहान ने नान रुई को देखा तो न केवल उसकी सतर्कता बढ़ गई, बल्कि उसका गुस्सा भी बढ़ गया। नान रुई ने एक नजर में मो चौहान को पहचान लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ संयोगवश उसका सामना हो जाएगा। हालांकि वह मो चौहान की वर्तमान स्थिति से अनजान था, इसलिए उसने लापरवाही से काम नहीं किया। एक क्षण की झिझक के बाद मो चौहान ने फिर भी नान रुई को सलाम किया। आखिर वर्तमान राजकुमार से मिलते समय एक दूसरे का मुंह फाड़ने से पहले सती शिष्टाचार निभाना जरूरी था। प्रिंस रुई यहाँ क्यों आए हैं? मो चौहान ने पूछा। नान रुई ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। यदि उसके हाथ में पकड़ी हुई मां गू का सामना बच्चे गू से होता तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होती। हालांकि मो चौहान के साथ इतने निकट संपर्क में रहने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हैरान होते हुए नान रुई ने मो चौहान की ओर हाथ उठाया और कहा, मो, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। नान रुई शुरू में कहना चाहते थे, जनरल मो, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मो परिवार पर आए दुर्भाग्य के बारे में सोचा तो उन्हें नहीं पता था कि मो चौहान को कैसे संबोधित किया जाए। मो चौहान बिना कुछ कहे जल्दी से सीधे हो गए। उनका इरादा नान रुई को बातचीत में पहल करने देने का था। उसी समय उसके पीछे अधिकारियों का समूह अवाक रह गया। तथ्य यह है कि मुख्य कांस्टेबल मो ने सामने वाले व्यक्ति को प्रिंस रुई कहा था, जिससे वे अनिश्चित हो गए कि कैसे कार्य किया जाए। वे घुटने टेकने और झुकने का बुनियादी शिष्टाचार भी भूल गए। नान रुई ने एक बार फिर मो चौहान को देखा और उसे मुख्य कांस्टेबल की आधिकारिक वर्दी पहने देखा। जिज्ञासावश नान रुई ने पूछा, क्या आप अब यमन में काम कर रहे हैं? मेंग हुआइनी को फंसाने के डर से मो चौहान ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। मो चौहान ने उत्तर दिया, काउंटी मजिस्ट्रेट को मेरी पहचान नहीं पता है। मैं सिर्फ अपने परिवार का समर्थन करने के लिए नौकरी ढूंढना चाहता था। भले ही नान रुई ने उस पर विश्वास किया या नहीं, उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वर्तमान में उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि वह अपनी मां गू के साथ मो चौहान को नियंत्रित क्यों नहीं कर सका। जब वह अभी मो चौहान से बात कर रहा था तो नान रुई ने गू को हेरफेर करने का प्रयास किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, मो चौहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह समझ नहीं पाया कि क्या गलत हुआ। यदि यह उनके हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो मो चौहान की कठपुतली गू को हटाना असंभव होता। आपका शरीर। नान रुई का इरादा मो चौहान से कुछ पूछने का था। इस समय मो चौहान को यकीन था कि कठपुतली गू श्राप से वह पीड़ित था और नान रुई के बीच सीधा संबंध था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मो चौहान अब नान रुई के साथ इधर उधर घूमना जारी नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि भले ही इसका मतलब बाहर जाना और सब कुछ जोखिम में डालना है, लेकिन उसने नान रुई के साथ आए दर्जनों गार्डों को खतरा नहीं माना। इस पर विचार करते हुए मो चौहान ने उपहास किया, महामहिम रुईवां के उपहार के लिए धन्यवाद। मेरे लिए जीवित रहना वास्तव में आसान नहीं है। उनकी बातें सुनकर नान रुई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। आप क्या जानते हैं? मो चौहान ने सबसे पहले अपने पीछे कई सरकारी अधिकारियों पर नजर डाली। उन्होंने अनुमान लगाया कि नान रुई का यहां आने का उद्देश्य उनकी वजह से था। हालांकि उनके मो परिवार को पहले ही निर्वासित कर दिया गया था, फिर भी ऐसे मामलों को खुलकर सामने लाना उचित नहीं था। हालांकि नान रुई ने बेशर्मी से इसके बारे में पूछा था। यदि वह भी इतना लापरवाह होता और उन सरकारी अधिकारियों के सामने उगल देता तो उनकी छोटी सी साजिश एक पल में उजागर हो जाती। क्या वांगे वास्तव में यहाँ इस पर चर्चा करने का इरादा रखता है? इस तरह से याद दिलाने पर नान रुई को एहसास हुआ कि वहां सिर्फ वे गार्ड ही नहीं थे जिन्हें वह साथ लाया था, बल्कि वे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। वह सचमुच लापरवाह था। नान रुई तुरंत पलटी। मेरे साथ आइए। मो चौहान ने डरे हुए सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और जब वे चले गए तो नान रुई के पीछे पीछे चले। वे दोनों सीधे पास के एक रेस्तरां में गए और एक निजी कमरे का अनुरोध किया। नान रुई का सामना करते हुए मो चौहान ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और सीधे बैठ गए। नान रुई भी नाराज नहीं हुई और बोलने से पहले एक पल के लिए विचार में खोकर उसके पास बैठ गई। मैं इस बार आपको ढूंढने के लिए उत्तर पश्चिम में आया हूं। जब मो चौहान ने उसे यह कहते हुए सुना तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि रुईवान का मेरे साथ क्या काम है। नान रुई का भी इधर उधर भटकने का इरादा नहीं था और उसने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल मेज पर रख दी। इस बोतल में कठपुतली गू की मां गू है।
मो चौहान ने भौहें चढ़ाते हुए जानबूझकर पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? नान रुई ने कड़वी मुस्कान के साथ बेबसी से अपना सिर हिलाया। वास्तव में आप सब कुछ जानते हैं, तो वांगे को इसे इतना स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता क्यों है? मो चौहान ने व्यंग्य किया और अब और मूर्ख बनने की योजना नहीं बनाई। मो परिवार के एक व्यक्ति के रूप में मैंने दाशुन क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में खून बहाया। अब हमें निर्वासित कर दिया गया है। क्या हम अब भी किसी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? यह सुनकर नान रुई ने जल्दी से समझाया, आपने गलत समझा है। मैं मो परिवार के प्रति कोई गलत इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। उस स्थिति में मैं अब छुट्टी ले लूंगा। मो चौहान जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। चूंकि यह मो परिवार के लिए हानिकारक नहीं था, रुईवांग के इरादों की परवाह किए बिना वह उसका मनोरंजन नहीं करना चाहता था। जहां तक उसकी 9वीं छोटी बहन के ठीक होने की बात है, तो उसका नान रुई को यह समझाने का कोई इरादा नहीं था। नान रुई ने देखा कि मो चौहान वास्तव में जाने का इरादा रखता है और जल्दी से उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। मेरे साथ भी जबरदस्ती की जा रही है। कृपया बैठ जाइए और मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मो चौहान ने नान रुई की ओर तिरछी नजर से देखा और अनिच्छा से वापस बैठ गया। नान रुई ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और शुरू किया, हालांकि मां गू वर्तमान में मेरे हाथों में है, आपके शरीर पर कठपुतली गू मेरे द्वारा नहीं रखी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरी मां पत्नी का पक्ष नहीं लिया गया था, इसलिए जब मैं छोटा था तब से ही मुझे महल में हमेशा महत्वहीन महसूस होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझमें सम्राट बनने की प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर अदालती विवादों में पड़ने से बचता हूं। इसके बावजूद किसी ने मुझे निशाना बनाया है। जैसे ही वह बोला, नान रुई ने मो चौहान को दिखाने के लिए अपने हाथ में चीनी मिट्टी की बोतल उठाई। यह इस गू जहर का पूर्व मालिक है। उसने मुझे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करने के लिए मेरी मां का इस्तेमाल किया। आपने मुझसे संबंधित जो कुछ भी देखा या सुना है वह मेरी अपनी इच्छा से नहीं है। जैसे ही नान रुई ने बोलना समाप्त किया, दरवाजे पर दस्तक हुई और एक गार्ड ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया, राजकुमार लॉर्ड मो जियुए और उनकी पत्नी आ गए हैं। नान रुई को इस समय मो जियुए के आने की उम्मीद नहीं थी। मो जियुए को अधिकारियों से पता चला कि 8 भाई प्रिंस रुई के साथ चले गए थे और तुरंत हे झिरन के साथ उनके पीछे चले गए। प्रिंस रुई ने गार्डों को उन्हें अंदर आमंत्रित करने का आदेश दिया। मो जियुए की आंखें ठंडी थी और उन्होंने गंभीरता से कहा, प्रिंस रुई को नमस्कार। उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन उनके लहजे में कोई सम्मान नहीं था। उसने झुकने की भी जहमत नहीं उठाई। झिरन ने शुरू से ही इस युग के शिष्टाचार की कभी अधिक परवाह नहीं की थी। वह मो जियुए के पास बिना हिले डुले खड़ी रही, यहां तक उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। प्रिंस रुई ने उन दोनों की ओर देखा, फिर स्वागत का इशारा किया। कृपया बैठिए। मो जियुए ने हे झिरन को 8 भाई के बगल में बेपरवाह तरीके से बैठने के लिए खींच लिया। उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी। जब उसने गार्ड से पहले दरवाजे के बाहर प्रिंस रुई को इसकी घोषणा करने के लिए कहा था, तो उसने कमरे के अंदर की बातचीत के अंश पहले ही सुन लिए थे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय, जो संभवतः दुश्मन था, मो जियुए ने अपने शब्दों से कुछ भी नहीं रोका। प्रिंस रुई ने अभी जो कहा, उसके आधार पर, मेरे 8 भाई में कठपुतली कीड़ा वास्तव में आपका काम था। मो जियुए के सवाल का सामना करते हुए, प्रिंस रुई काफी स्पष्टवादी थे। मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं इसमें शामिल हूं। मो जियुए ने भौहें उठाई। तो तुमने मेरे 8 भाई में कठपुतली का कीड़ा नहीं डाला? प्रिंस रुई ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब जब मां का कीड़ा मेरे हाथ में है, तो मुझे बिना किसी परवाह के फंसा दिया गया है। यह देखकर कि प्रिंस रुई की प्रतिक्रिया थी, मो जियुए ने बीच में बोलने से पहले उनका स्पष्टीकरण सुनने का फैसला किया। प्रिंस रुई ने आगे कहा, 5 साल पहले मैं कुछ कर्मचारियों के साथ उपनगरों की सैर पर गया था। रास्ते में एक रहस्यमय आदमी आया और उसने मेरे सामने कुछ जहरीला पाउडर बिखेर दिया। मेरे साथ मौजूद सभी लोग जहर से बेहोश हो गए, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मो जियुए ने पूछा, क्यों? प्रिंस रुई ने कड़वी हंसी भरी। बचपन से ही मेरी शारीरिक संरचना अनोखी रही है, जो मुझे कीड़ों और जहरों के प्रति प्रतिरक्षित बनाती है, इसलिए मैं इसका शिकार नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ? मो जियुए ने टिप्पणी करने से पहले पूरी कहानी सुनने का इरादा किया। बाद में, रहस्यमय आदमी ने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे अपने साथ ले गया। जब मैं उठा, तो मैं एक तहखाने में था। वहां कई कुशल गार्ड मुझ पर नजर रख रहे थे, इसलिए मैं बच नहीं सका। एक दिन बाद ही रहस्यमय आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने मुझे बताया कि उसने मेरी इंपीरियल मां पर कीड़ों का प्रयोग किया था।
यदि मैंने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था, तो वो उसे पीड़ा देने के लिए कीड़ों का उपयोग करेगा। यह जानते हुए कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, उसने मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए सीधे महल में भेज दिया। 3 घंटों के भीतर मेरी माँ के पूरे शरीर पर कीड़ों के काटने से पीड़ा होगी। अगर मैं चाहता था कि वह जीवित रहे, तो ऐसा होने के बाद मुझे उसे खोजने के लिए राजधानी से 20 ली दक्षिण में वांगपो पवेलियन जाना होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके महल में वापस भागा और पाया कि मेरी माँ ठीक उसी तरह पीड़ित थी जैसा उस रहस्यमय व्यक्ति ने बताया था। उसका पूरा शरीर मानो कीड़े के काटने से छटपटा रहा था। यह मौत से भी बदतर नियति थी। अपनी माँ को बचाने के लिए मुझमें संकोच करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जल्दी से वांगपो पवेलियन पहुंचा, जहां वह आदमी वास्तव में इंतजार कर रहा था, जैसा उसने कहा था। जैसे जैसे वह बोलता गया, प्रिंस रूई की आंखों में दर्द स्पष्ट होता गया। उस आदमी ने फिर से एक सफेद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और मुझे बताया कि इसमें मेरी माँ को नियंत्रित करने वाला मदर वर्म है। वह जीवित रहेगी या मर जाएगी, यह अब मेरे हाथ में है। मैंने पूछा कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। रहस्यमय आदमी ने कहा कि मुझे उसके हर आदेश का पालन करना होगा, अन्यथा वह माँ कीड़े को कुचल देगा और मेरी माँ को मार डालेगा। अपनी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास कुछ समय के लिए समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि मैं उससे कीड़े को बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहा था। यह सुनकर तीनों श्रोताओं के मन में अनगिनत सवाल उठे। मो जियुए ने पूछा, उसने तुमसे क्या करवाया? यह बोलते हुए प्रिंस रूई के चेहरे पर शर्म की झलक आ गई। उसने मुझे युद्ध मंत्रालय के लोगों के करीब आने के लिए कहा। मैं गुट बनाने और निजी तौर पर साजिश रचने में कुशल नहीं हूँ। मुझे पता चला कि हेजियुआन की उपपत्नी ने उसे एक बेटी पैदा की थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान वही केंद्रित किया। इससे पूरी तरह पुष्टि हो गई कि हेजियुआन ने उन्हें क्या बताया था। हर चीज के पीछे वास्तव में प्रिंस रूई ही था, जैसा कि उन्हें संदेह था। तो क्या आप ही वह व्यक्ति थे जिसने हेजियुआन को बॉर्डर पास सैनिकों की आपूर्ति रोक दी थी? यह देखकर कि मो भाई उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ शिकार को देख रहे हो, प्रिंस रूई को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लेकिन चूंकि उसने यहां आने का फैसला किया था, इसलिए वह परिणामों के लिए तैयार था। उनका जिम्मेदारी से भागने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। मो चौहान ने मेज पटक दी और अपने पैरों पर कूद पड़े। प्रिंस रूई, आप दाशुन राजवंश के शाही राजकुमार हैं। आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अपेक्षित था, प्रिंस रूई ने मो चौहान को नियंत्रित करने के लिए किसी को नहीं बुलाया। इसके बजाय उन्होंने समझाया, मैंने खुले तौर पर हेजियुआन को आपूर्ति रोकने के लिए कहा, जबकि नान क्यूई को गुप्त रूप से सूचित किया। मुझे पता था कि अगर कुछ हुआ तो मो परिवार कभी चुप नहीं बैठेगा। मो चौहान स्वभाव से गर्म स्वभाव के थे। इस स्पष्टीकरण से भी वह खुश नहीं दिखे। इससे आपके अपराध नहीं मिटते। मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं। एक बार मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी माँ के शरीर से कीड़ा निकाल सके, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब वह समय आएगा, तो तुम भाई मेरे साथ जो भी करने का फैसला करोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगी। प्रिंस रूई ने ईमानदारी से कहा। मो चौहान ने एक ठंडी खर्राटे ली। हम मात्र आम लोगों के रूप में हमें दाशुन के शाही राजकुमार से निपटने का क्या अधिकार है? मो जियुए के पास अभी भी कई सवाल थे। उसने 8 भाइयों की आस्तीन खींचकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। 8 भाइयों को वापस बैठते और चुप होते देखकर मो जियुए ने पूछा, मेरे 8 भाई में कठपुतली कीड़ा के बारे में क्या? जब मो चौहान में कठपुतली कीड़ा की बात आई, तो प्रिंस रूई ने भाइयों को बोतल सौंपने की पहल की। अपनी माँ से कृमि हटाने के तरीकों की खोज करते समय मुझे निजी तौर पर कृमि तकनीक से संबंधित कई किताबें मिली, इसलिए मुझे उस क्षेत्र में कुछ समझ प्राप्त हुई। एक दिन रहस्यमय व्यक्ति ने मेरे लिए एक संदेश लाने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने काला वस्त्र और चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सूनी और धुंधली थीं। मैं एक नजर से बता सकता था कि वह कठपुतली कीड़े के वश में था। शायद इसलिए कि काले कपड़े वाले व्यक्ति की इच्छाशक्ति मजबूत थी। पत्र देने के बाद उसे तुरंत निकल जाना था, लेकिन वह मेरे सामने ही इधर उधर घूमता रहा। जिज्ञासावश मैंने मौका पाकर काले कपड़े पहने उस आदमी का चेहरा नीचे खींच लिया और एक नजर में उसे मो चौहान के रूप में पहचान लिया। मैं उस पल पूरी तरह से चौंक गया था। जहां तक मुझे पता था, मो चौहान की मृत्यु बॉर्डर पास पर हुई थी, तो वह इस आदमी की कठपुतली कैसे हो सकता है? उस समय केवल आप, मो जियुए, मो वंश के बचे थे। मैं मो परिवार का सम्मान करता हूं, इसलिए मैंने मो चौहान को बचाने की कोशिश करने का फैसला किया। इससे पहले कि मो चौहान रिपोर्ट पर लौट सके, मैंने जल्दी से एक नोट लिखा जिसमें लिखा था कि मेरे पास कई कुशल लड़ाके नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि मो चौहान रुके और मेरी मदद करें।
मैं बस इसके साथ एक मौका ले रहा था। मेरी माँ का जीवन उसके हाथों में था, इसलिए अगर उसने मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी और अन्य तरीकों के बारे में सोच रहा था। जब मुझे आश्चर्य हुआ, वह आदमी खुद मो चौहान को मेरे पास लाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने चीजों को संभाला उससे वह बहुत संतुष्ट है और भविष्य में जब मैं दाशुन सिंहासन पर चढ़ूंगा तो मुझे अपने पक्ष में सक्षम रक्षकों की आवश्यकता होगी। इसलिए वह मुझे मो चौहान को देने के लिए सहमत हो गया और मो चौहान को नियंत्रित करने वाली मां को भी सौंप दिया। इस बिंदु पर न तो हे झिरन और न ही मो जियुए ने उस पर संदेह किया। जब उन्होंने वह पुस्तक कंपेंडियम ऑफ वर्म्स पढ़ी तो उसमें बताया गया कि मात्र कृमि का नियंत्रण स्थानांतरित करने के लिए कृमि स्वामी को केवल नए स्वामी से रक्त की एक बूंद टपकाने की आवश्यकता होती है। मो चौहान का यह सोचना कि वह इस जगह को पा सकता है आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसे मो जियुए की हत्या करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह लापता हो गया। नान रुई के शब्दों की पुष्टि करने के लिए हे झिरन की चेतना ने लावा कृमि की जांच करने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश किया। बोतल पारदर्शी थी और अंदर लावा वम की स्थिति पूरी तरह सामने थी। आमतौर पर बहुत शांत रहने वाला वह लावा कीड़ा इस समय अजीब तरह से उन्मत्त था, संयम से छुटकारा पाने के लिए बेताब संघर्ष कर रहा था। इस संबंध में वह झिरन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। सबसे पहले बोतल के सुरक्षा स्तर का उल्लेख न करें। भले ही लावा कीड़ा वास्तव में बच गया हो, यह अभी भी उसके स्थान पर रहेगा और बाहर के लोगों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता है। इससे पता चला कि नान रुई के हाथ में मौजूद वस्तु वास्तव में मात्र कीड़ा थी जो मो चौहान में लावा कृमि को नियंत्रित कर सकती थी। झिरन ने अभी अपनी चेतना को अंतरिक्ष से वापस ले लिया था जब उसने मो जियुए को नान रुई से फिर से पूछते हुए देखा, आप मुझे अपने शब्दों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? बिना सोचे समझे नान रुई ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि सीमा पर किसी ने आपको संदेश भेजा है या नहीं, लेकिन वह मैं ही था जिसने मो चौहान की कब्र खोदी थी। आपने ऐसा क्यों किया? मो जियुए ने पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि सीमा पर मो परिवार के प्रति वफादार कई सैनिक हैं। मो चौहान की कब्र खोदी गई देखकर वे निश्चित रूप से आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में मो जियुए को इसमें कोई संदेह नहीं था। आखिरकार केवल नान रुई ही जानता था कि बड़े भाई हाची जीवित थे। ऐसा करने का उसे कोई और कारण नहीं सूझा सिवाय इसके कि बड़े भाई हाची के जीवित होने की खबर उसे दूसरे तरीके से दी जाए। हालांकि मो जियुए अभी भी इसे लेकर हैरान थे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि बड़े भाई हाची अभी भी जीवित हैं, तो क्या यह अधिक सुविधाजनक नहीं होगा कि आप किसी को सीधे मुझे बताने के लिए भेजें? नान रुई ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन आप मो परिवार के पुरुषों के स्वभाव के साथ अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए आप निश्चित रूप से मो चौहान को बचाने के लिए लापरवाही से राजधानी वापस भाग जाएंगे। यदि मैंने आपको यह बताते हुए एक संदेश भेजा था कि मो चौहान मेरे हाथों में था, यदि ऐसा होता तो मेरे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। इसलिए मैंने मो चौहान की कब्र को गुप्त रूप से खोदने का फैसला किया और मो चौहान को हत्यारों का सदस्य बनने के लिए हेरफेर करने के लिए कीड़ों का उपयोग करने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दी। मो चौहान के पास बेहतर मार्शल आर्ट है। मुझे चिंता थी कि शायद तुम उसका मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने जानबूझकर इन दिनों उसे नियंत्रित किया कि वह अपनी ताकत कम करने के लिए कुछ भी न खाए या पिए, सिर्फ यह आशा करते हुए कि आप लड़ाई के दौरान उसमें कुछ परिचित चीज पा सकें। नान रुई के सभी शब्दों को प्रशंसनीय रूप से समझाया जा सकता है। मो जियुए अन्य चीजों के बारे में पूछताछ करते रहे। चूंकि आपने बड़े भाई हाची को हत्या टीम में रखा था, फिर भी आप उसकी तलाश में यहाँ क्यों आए? यही कुंजी थी। यह वास्तव में यहाँ आने का नान रुई का मुख्य उद्देश्य था। मेरे द्वारा भेजे गए काले कपड़ों में कोई भी हत्यारा जीवित नहीं बचा, जिससे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होगा। साथ ही उसे यह भी पता चला कि मो चौहान मेरे साथ नहीं था। इसके अलावा मदर वम के प्रदर्शन से यह देखा जा सकता है कि मो चौहान में लावा वम अभी भी जीवित था और ठीक था, जिसका मतलब था कि मो चौहान अभी भी जीवित था लेकिन मेरे नियंत्रण में नहीं था। पिछली कुछ बार मैंने मो चौहान को चीजों को छिपाने के बहाने के रूप में भेजा था, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। उस व्यक्ति को मां कीड़ा के साथ यहाँ खोजने देने के बजाय मेरे लिए पहले कार्रवाई करना बेहतर होगा। लेकिन जब आप उत्तर पश्चिम में आएंगे तो क्या उस व्यक्ति को आप पर संदेह नहीं होगा? मो जियुए ने पूछना जारी रखा। उनके अधीनस्थ ने मुझे बताया जब उन्होंने मुझे एक संदेश दिया कि वह व्यक्ति हाल ही में किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त था और कुछ महीनों तक नहीं आएगा। इसलिए मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए उत्तर पश्चिम की ओर भाग गया। बोलते हुए नान रुई फिर से मो चौहान पर नजर डालने लगी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे देखा, ऐसा नहीं लगा कि वह किसी कीड़े के वश में है। विशेष रूप से अभी उसने कई बार मां कीड़ा से मो चूहान को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन मो चूहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही वह बात थी जिसने मो चौहान को देखने के बाद नान रुई को सबसे ज्यादा परेशान किया। वह मो चौहान से पूछना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि बाद वाले के मन में अभी भी उसके प्रति बहुत शत्रुता है, भले ही उसने पूछा हो, दूसरा पक्ष उसे नहीं बता सकता है। इसलिए नान रुई ने दूसरा तरीका आजमाने का फैसला किया। उन्होंने मदर वम वाली चीनी मिट्टी की बोतल की ओर इशारा किया और कहा, मैं अब मो चौहान के कीड़ों को हटा सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मो चौहान को पता था कि उसका नौवां भाई बातचीत में उससे बेहतर था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। मो जियुए ने लंबे समय से नान रुई के इरादे को समझ लिया था। चूंकि बड़े भाई हाची का कठपुतली कीड़ा दूर हो गया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। मैं पहले आपकी स्थिति जानना चाहूंगा, नान रुई ने कहा। मुझे उम्मीद है कि मो चौहान मेरे साथ राजधानी वापस आ सकते हैं और कीड़े के जादू के तहत होने का नाटक करना जारी रख सकते हैं। अन्यथा अगर उस व्यक्ति को कुछ गलत लगता है, तो मुझे डर है कि मैं अपनी मां की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। यह असंभव है, मो जियुए ने बहुत स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। नान रुई थोड़ा चिंतित था। क्या आप मो चौहान के कीड़ों को हटाना नहीं चाहते? मो जियुए ने उपहास किया। क्या मेरा बड़ा भाई हाची आपको ऐसा लगता है जैसे वह किसी कीड़े के जादू में है? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। नान रुई ने इसे पहले ही नोटिस कर लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मो चौहान का कीड़ा हटा दिया गया हो? उनकी समझ में कीड़ों को हटाने का एकमात्र तरीका मात्र कृमि के प्रजनक को ढूंढना था और प्रजनक द्वारा मात्र कृमि को मरवाना था, और फिर दूसरे पक्ष का लावा कृमि भी मर जाएगा। लेकिन मां का कीड़ा उसके हाथों में अच्छे से पला हुआ था। मो चौहान का कीड़ा कैसे हटाया गया? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कीड़ों को हटा सकता है? मो जियुए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस पूछा, आपने जिस रहस्यमय व्यक्ति का उल्लेख किया है वह वास्तव में कौन है? नान रुई ने अपना सिर हिलाया। मैंने उस व्यक्ति का असली चेहरा कभी नहीं देखा है। मैं केवल इतना जानता हूं कि उसके सफेद बाल हैं और वह हर बार एक अलग महिला के रूप में मेरे सामने आता है। सफेद बाल, स्त्री का रूप, यह बिल्कुल यूनली के मालिक की शक्ल से मेल खाता था जिसका उसने वर्णन किया था। इस समय हे झिरन और मो जियुए दोनों इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पर्दे के पीछे गुप्त रूप से नान रुई को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सफेद बालों वाला और यूनली द्वारा वर्णित एक युवा रंग वाला स्वामी था। क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ है? मो जियुए ने उत्सुकता से पूछा। इस रहस्यमय व्यक्ति ने अपने मो परिवार के कई सदस्यों को नुकसान पहुंचाया था। अब जब आखिरकार उसके बारे में कुछ खबर आई, तो मो जियुए इतनी आसानी से हार नहीं मानना थे। नान रुई ने असहायता से अपने हाथ फैलाए। मैं उस व्यक्ति से केवल 3 बार मिला हूं। हर बार वह बिना किसी निशान के आया और चला गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कहाँ है। और यह हमेशा वह था जिसने मुझसे संपर्क करने के लिए किसी को भेजने की पहल की। अगर मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, तो मैं केवल उसके लोगों के आने और संदेश देने का इंतजार कर सकता हूं। इस समय मो जियुए को अब नान रुई के बारे में कोई संदेह नहीं था। यदि वह वास्तव में परेशानी खड़ी करना चाहता था, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तर पश्चिम में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन किसी भी स्थिति में बड़े भाई हाची उनके साथ राजधानी वापस नहीं जा सके। चूंकि नान रुई यहाँ के रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका, मो जियुए केवल अन्य तरीके खोज सकता था। यह भी देखें कि क्या थर्ड ब्रदर नए साल के लिए घर लौटने पर अच्छी खबर ला सकता है। नान रुई को रहस्यमय व्यक्ति का ठिकाना नहीं पता था, लेकिन मो जियुए ने अन्य जानकारी प्राप्त करने का यह अवसर नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि मेरे मो परिवार में मेरे 8वें भाई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जिस पर उस व्यक्ति का नियंत्रण है? नान रुई ने अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को अनजाने में यह कहते हुए सुना कि यही वह दिन होगा जब वह अपनी प्रेमिका का बदला लेगा यदि सभी मो पुरुष उसकी कठपुतली बन जाएं। नान रुई बस इसे याद कर रही थी। जहां तक यह बात है कि मो जियुए ने इसे कैसे देखा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब उसे जिस बात की सबसे अधिक परवाह थी वह मो चौहान के कीड़ों को हटाने का मामला था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस विशेषज्ञ ने मो चौहान से कीड़ा हटाया? मो जियुए ने नान रुई को यह नहीं बताया कि वह इस समय अपनी बहुमूल्य पत्नी को खतरे में नहीं डाल सकता। हालांकि नान रुई के शब्द तर्कसंगत थे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए थे जो मो परिवार के लिए हानिकारक थे। यदि उसे पता चला कि रेन रेन अभिशाप का इलाज कर सकता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके कोई गलत उद्देश्य नहीं होंगे।
जिस व्यक्ति ने 8वें भाई को श्राप ठीक करने में मदद की, वह एक असाधारण साधु है और मुझे अब उसका पता नहीं है। यह सुनकर नान रुई चिंतित हो गई। अंततः किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बाद जो वैकल्पिक तरीकों से अभिशाप का इलाज कर सकता था, मो जियुए को उस व्यक्ति का पता नहीं पता था। क्या आप मुझे कुछ सुराग दे सकते हैं? मो जियुए इस संभावना को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते थे। यदि नान रुई की मां को श्राप का समाधान करने में मदद करना उसके लिए फायदेमंद होगा, तो वह रैन रैन से मदद मांगने पर विचार करेगा। जिस व्यक्ति ने 8वें भाई की मदद की वह काफी सनकी है, वह अजनबियों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता है और कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताता है। अगर मैं लापरवाही से उनके ठिकाने का खुलासा करता हूं, तो यह मो परिवार के लिए परेशानी ला सकता है। नान रुई ने ईमानदारी से वादा किया, मैं कसम खाता हूं, जब तक आप मुझे उस गुरु को ढूंढने में मदद कर सकते हैं जो अभिशाप को ठीक कर सकता है, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं सहमत हूं। मो जियुए ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। यह इतना बड़ा मामला था कि प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें इस पर रैन रैन से चर्चा करनी पड़ी। अगर प्रिंस रुई अगले कुछ दिनों में जाने की जल्दी नहीं करते हैं, तो मैं उस असाधारण व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई खबर होगी, तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। मो जियुए ने ऐसा क्यों किया, इसका एक कारण था। वह नान रुई के कनेक्शन के माध्यम से सफेद बालों और युवा चेहरे वाले रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। उस व्यक्ति को ढूंढकर ही उसे अपने सबसे बड़े और दूसरे भाई के ठिकाने के बारे में पता चल सका। नान रुई, यह देखकर कि मो जियुए उसे समाधान खोजने में मदद करने को तैयार था, उत्साह में उठ खड़ा हुआ, यहां तक एक राजकुमार के रूप में अपनी पहचान भी भूल गया। उन्होंने मो जियुए को गहराई से प्रणाम किया। जब तक आप मेरी मां के श्राप को दूर करने में मदद कर सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजधानी के कई रईसों को नान रुई की पितृभक्ति के बारे में पता था। नान रुई और उनकी मां को बचपन से ही महल में कोई अनुग्रह नहीं मिला था और वे अब तक जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। यह स्पष्ट था कि नान रुई की भावनाएं अपनी मां के लिए कितनी प्रबल थी। मो जियुए सीधे खड़े हो गए। 3 दिन बाद उसी स्थान पर मैं प्रिंस रुई को खबर दूंगा। ठीक है, मैं यही आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। मो जियुए ने अब नान रुई की ओर नहीं देखा और खड़े होते ही रैन रैन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। 8वें भाई, चलो वापस चलते हैं। तुरंत जिलिंग गांव लौटने के बजाय वे काउंटी सरकारी कार्यालय गए। इस समय मेंग हुआइनिंग ने पहले ही हेवनली ब्लैक ड्रैगन घटना के बाद की स्थिति को संभाल लिया था। जब उसने उन्हें लौटते देखा तो रात के खाने की व्यवस्था की। जहां तक रुई की बात है, चूंकि वह सीधे उसकी तलाश में नहीं आया था, मो जियुए ने बस उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि मो जियुए ने विनम्रता से मना कर दिया। आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद भाई मेंग, लेकिन हम पूरे दिन बाहर रहे हैं और मेरी बुजुर्ग मां चिंतित होंगी। हम आज आपको यहां परेशान नहीं करेंगे। मेंग हुआइनिंग ने जोर नहीं दिया। चूंकि यही बात है, भाइयों, मुझे तुम्हें विदा करने दो। वे तीनों एक खच्चर गाड़ी पर चढ़ गए। मो जियुए और मो चुहान ने गाड़ी को जिलिंग गांव की ओर ले जाने से पहले सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। नान रुई आए, और यद्यपि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अधिकतर लोग विश्वास करते थे, फिर भी यह संभावना हमेशा बनी रहती थी कि चीजें गलत हो सकती हैं। उन्हें लगा कि इसके बारे में सतर्क रहना बेहतर है। जब वे जिलिंग गांव लौटे तो उनका परिवार वास्तव में बहुत चिंतित था। बूढ़ी औरत मो के साथ उसका 5वां बेटा भी था और वह उत्सुकता से गांव के प्रवेश द्वार पर दूर तक देख रही थी। यदि वे जल्द ही नहीं लौटे तो बुजुर्ग उनकी तलाश के लिए मो चोंगयुवान को यूनिचेंग भेजने की योजना बना रहे थे। मो चोंगयुवान मार्शल आर्ट में कुशल थे, इसलिए उनकी सुनने की शक्ति स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत थी। जब गधा गाड़ी अभी भी गांव के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर थी, उसने एक शोर सुना और बूढ़ी औरत मो के समर्थन से आगे बढ़ गया। गधा गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और जल्द ही ओल्ड लेडी मो की नजरों के सामने आ गई। मो जियुए के पास विस्तार से समझाने का समय नहीं था। उसने सबसे पहले अपनी मां को हे झिरन के साथ गाड़ी में चढ़ने में मदद की और 5वां भाई और 8वां भाई घर वापस चले गए। गाड़ी के अंदर हे झिरन ने बूढ़ी महिला मो को आज तांग मिंगरुई से मिलने और चेचक की गलतफहमी वाली घटना के बारे में बताया। आखिरकार वे इतनी देर से वापस आए तो कोई कारण तो होगा। जहां तक रुई के यूनिचेंग आने की बात है, हे झिरन ने बूढ़ी औरत मो को बताने की योजना नहीं बनाई ताकि बुढ़िया की चिंताएं न बढ़ें। घर वापस आने पर शहर में खरीदा गया फर्नीचर पहले ही वितरित किया जा चुका था और सब कुछ ठीक से व्यवस्थित था। भाभीियों ने खाना तैयार कर लिया था और पूरा परिवार खाना खाने के लिए उनके लौटने का इंतजार कर रहा था।
राइस बॉल मूल रूप से मोहनियों के कमरे में कुछ छोटे खरगोशों के साथ खेल रहा था, लेकिन जब उसे अपने मालिक की उपस्थिति का एहसास हुआ तो वह तेजी से लुढ़कता और रेंगता हुआ बाहर भाग गया। हालांकि जब उसने हेज हिरन को देखा तो वह उसकी बाहों में नहीं आया जैसा कि आमतौर पर होता था। इसके बजाय यह उसके पक्ष में आ गया और उसकी ओर देखने से बच गया। वह हिरन हंसे बिना नहीं रह सका और उसने प्यारे छोटे जीव को उठा लिया। राइस बॉल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? राइस बॉल ने फिर से अपना सिर घुमा लिया और अपने मालिक की ओर देखने से इनकार कर दिया। वह हिरन छोटे प्राणी के व्यवहार से चकित था। ठीक है, नाराज मत हो। क्या मैं तुम्हें बाद में कुछ स्वादिष्ट दे सकता हूँ? कुछ स्वादिष्ट? राइस बॉल आखिरकार भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने धीरे धीरे अपना गोल शरीर घुमाया और अपने मालिक की बाहों से रगड़ने लगा। रूठी हुई प्यारी को शांत करने के बाद हेज हिरन ने रात का भोजन किया और फिर मो जियुए और राइस बॉल के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया। उसने राइस बॉल खाने के लिए गोदाम से गाजर, सेब और कद्दू निकाले और फिर एक ही विचार के साथ उसने छोटे जीव को अपने विशेष बांस के जंगल में भेज दिया। यह देखकर कि उसकी पत्नी के पास कुछ खाली समय है, मो जियुए ने पूछा, आप नानरुई की मां उपपत्नी को श्राप तोड़ने में मदद करने के बारे में क्या सोचते हैं? नानरुई की बात पर तुरंत सहमत न होने का कारण यह था कि वो निजी तौर पर अपनी पत्नी की राय लेना चाहता था। अगर उसकी पत्नी सहमत नहीं होती तो चाहे यह मो परिवार के लिए कितना भी फायदेमंद क्यों न हो, वह उसे मजबूर नहीं करेगा। वह हिरन मो जियुए के कुछ विचारों का अनुमान लगा सकता था। आप उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए नानरुई के रिश्ते का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, है ना? मो जियुए ने सिर हिलाया, बिल्कुल यही मेरे मन में है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह ठीक है। अगर नानरुई की मां की उपपत्नी वास्तव में श्राप को तोड़ सकती है तो वह अब उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं रहेगा और उसके लिए काम करना अधिक सुविधाजनक होगा। इसके अलावा अगर नानरुई अपनी मां उपपत्नी को श्राप तोड़ने में मदद करने की आशा रखता है तो मेरा मानना है कि वह वापस जाने के बाद मो परिवार के मामलों को नहीं फैलाएगा। यह उसे अस्थायी रूप से चुप करा सकता है। क्या तुम सच में नानरुई पर इतना भरोसा करते हो? यही असली सवाल था जो हेज हिरन के मन में था। आखिरकार वह और मूल मेजबान नानरुई के चरित्र के बारे में पर्याप्त नहीं जानते थे। यह निर्धारित करने के लिए कि वह दोस्त था या दुश्मन, मो जियुए को स्वयं इसका आकलन करने की आवश्यकता थी। नानरुई ने जो कहा उस पर मैंने ध्यान से विचार किया और उनके बयानों में कोई विसंगति नहीं है। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि उन्होंने जो कहा वह सच है। लेकिन इससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नानरुई जानबूझकर अग्रिम के रूप में दिखावटी वापसी का उपयोग कर रही है। उत्तर पश्चिम में आने के उनके इरादे चाहे जो भी हो, मैं इस अवसर का उपयोग करके केवल अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं। जहां तक बाद में क्या होता है, हम केवल उसके अनुरूप ढल सकते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वह हिरन मो जियुए की बात से पूरी तरह सहमत थे। उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में नानरुई के विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस व्यक्ति की हरकतें बेहद अजीब थी और उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। इस व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसलिए तीसरे भाई की यात्रा से कोई लाभ नहीं हो सकता है। चूंकि उनके पास रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढने का एक सुराग था, इसलिए वे इस सुराग को ठंडा नहीं होने दे सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने झिरन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, भले ही मैं नानरुई की महारानी डोवेगर को गू जहर को दूर करने में मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। मो जियुए ने सहमति व्यक्त की, यह सही है। थे झिरन के लिए अपनी असली पहचान उजागर न करना आसान था। उसे केवल कुछ प्रॉप्स खरीदने और थोड़ा मेकअप करने की जरूरत थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं एक बुरा व्यक्ति होने का दिखावा करूं और जितना संभव हो उतना न बोलने की कोशिश करूं? मो जियुए ने सिर हिलाया, ठीक है, यह तय हो गया है। मैं 3 दिनों में नानरुई को सूचित करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि गू विषाक्तता विशेषज्ञ मिल गया है। मामले को सुलझाने के बाद प्रेमी गहरी नींद में सो जाने से पहले एक साथ रहे। अगली सुबह कुछ अधिकारी पहुंचे। क्योंकि पिछले दिन यूनचेंग में चेचक का आतंक फैल गया था, अधिकारियों के आने और बंजर भूमि और पहाड़ी इलाकों का सर्वेक्षण करने की मूल योजना नहीं हुई थी। आज मेंग हुआइनिंग इस मामले को लेकर काफी चिंतित थी और उसने लोगों को जल्दी भेज दिया था। मो जियुए ने अधिकारियों को भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए नेतृत्व किया। बंजर भूमि उनकी अनुमानित मात्रा से बहुत अलग नहीं थी, कुल 51 मयू। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र का अनुमान बहुत कम था। अधिकारियों ने केवल पहाड़ की तलहटी के आसपास सर्वेक्षण किया और फिर लापरवाही से पहाड़ के ऊपर के पूरे हिस्से को मो परिवार को बेचने का फैसला किया।
यह क्षेत्र अत्यंत मनमाना था, केवल 100 मयू बताया गया। इतने बड़े पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई रास्ता नहीं था कि यह केवल 100 मयू हो। मो जियुए ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम 300 मयू था। यह स्पष्ट था कि मेंग हुआइनिंग ने अधिकारियों के आने से पहले उन्हें निर्देश दिए थे। किसी भी स्थिति में मेंग हुआइनिंग के साथ मो परिवार का रिश्ता इस तरह खत्म नहीं होगा। भविष्य में इस उपकार का बदला चुकाने के भरपूर अवसर मिलेंगे। जबकि मो जियुए सर्वेक्षण में अधिकारियों का नेतृत्व करने में व्यस्त थे, वह झिरन भी निष्क्रिय नहीं थे। झोउ कबीले के प्रमुख ने विशेष रूप से किसी को यह बताने के लिए भेजा कि कोई परिवार अब और सहन नहीं कर सकता, और उसने न केवल अपने उपजाऊ खेत बल्कि वह घर भी बेचने की योजना बनाई जिसमें वे रहते थे। झोउ कबीले के दूत को धन्यवाद देने के बाद हे झिरन ने कुई परिवार की स्थिति पर एक नजर डालने का फैसला किया। बूढ़ी महिला मो को चिंता थी कि कोई परिवार उनके प्रति द्वेष रखेगा, इसलिए उसने लियांग हाओ को हे झिरन के साथ ले लिया, जो एक कमजोर महिला थी जिसके पास कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, ताकि वह सुरक्षित रहे। जब हे झिरन और लियांग हाओ कोई परिवार की भूमि पर पहुंचे तो वह पहले से ही लोगों से घिरा हुआ था। शायद इसलिए कि कोई परिवार ने अपने खेत और घर जल्दी बेचने की खबर फैला दी थी। दर्शकों के बीच कई अपरिचित चेहरे थे। वे संभवतः बाहरी लोग थे जो यहाँ संपत्ति और जमीन खरीदना चाहते थे। झी और फैंग परिवार के लोग भी आए थे। जब उन्होंने हे झिरन को देखा तो उन्होंने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी। उनका अभिवादन करने के बाद हे झिरन ने अवलोकनात्मक रुख बनाए रखा। वह देखना चाहती थी कि क्या कोई परिवार इस समय भी कोई चाल चल सकता है। तभी एक बुजुर्ग कुई कबीले के व्यक्ति ने जोर से घोषणा की, स्वर्ग अनुचित है। यह मेरे कुई परिवार को जीवित रहने की अनुमति नहीं देता है। हमारे पास अपने घरों और जमीनों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बुजुर्ग ने एक युवक को बुलाया और उसे कुई परिवार के खेतों को बिक्री के लिए देखने के लिए बाहरी लोगों का नेतृत्व करने को कहा। जैसे ही कुई युवाओं ने बाहरी लोगों को खेतों की ओर निर्देशित किया, हे झिरन और जी और फैंग परिवार भी उनके साथ चले। उन्होंने झिरन ने कोई क्षेत्र खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उसने जो बंजर भूमि खरीदी थी वह पहले से ही काफी थी। एकमात्र चीज जिसमें उसकी रुचि थी वह थी कुई के पर्वत की तलहटी में परित्यक्त खेत और जीर्ण शीर्ण घर। वह बस जिज्ञासावश टैग कर रही थी। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा हे झिरन को उम्मीद थी। कोई परिवार जुर्माने के लिए पैसे जुटाने की जल्दी में था, फिर भी उन्होंने लोगों को लूटने की कोशिश की। जैसे ही कोई युवक ने अपने कुल के लोगों के खेतों की ओर इशारा किया, उसने घोषणा की, देखो, यह वही है। ये सभी मेरे कोई परिवार के उपजाऊ खेत हैं। हमने सावधानी पूर्वक इन खेतों की खेती की है, इसलिए वे सामान्य खेतों की तुलना में बहुत अधिक उपज देते हैं। उसकी बातें सुनकर हे झिरन लगभग जो से हंसा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है। खेत देखने आने वाले लोग मूलतः सभी किसान थे। वे एक नजर में ही खेतों की गुणवत्ता बता सकते थे। वास्तव में अधिक उपज, यह शुद्ध अतिशयोक्ति थी। कोई पहले से ही उसके बड़े हुए दावों से अधीर हो गया था और उसने आग्रह किया, बेकार बकवास बंद करो। बस हमें प्रति माह कीमत बताओ। कोई युवा को उसके कुल के लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कीमतें कैसे बतानी है। आपको शायद यूनिचेंग में कहीं भी इतने अच्छे खेत नहीं मिलेंगे। हमारे कोई परिवार को पैसे की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए हम उन्हें प्रति मयू 12 टन चांदी की कम कीमत पर बेच रहे हैं। जैसे ही युवाओं ने अपनी बात खत्म की, भीड़ से असंतोष की आहें उठी। ऐसा लगता है कि आपके कोई परिवार को पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भारी लाभ कमाने के लिए इसका लाभ उठाना चाहता है। यह सही है। क्या आपको लगता है कि हम सभी मूर्ख हैं? 12 टन प्रति मयू कितना बेतुका है। भूल जाओ, मैं इतने महंगे खेत नहीं खरीद सकता। मैं जा रहा हूँ। शिकायतों की लहर के बीच संभावित खरीदार धीरे धीरे तितर बितर हो गए, जब तक कि केवल हे झिरन और फैंग और जी परिवार ही नहीं रह गए। हालांकि उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बस यह देखना चाहते थे कि कोई परिवार इस समस्या को कैसे हल करेगा जब कोई भी उनकी मांगी गई कीमत का भुगतान करने को तैयार नहीं था, जबकि उन्हें जुर्माना भरने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। खरीदारों को जाते देख कुई के युवाओं का मन अब शांत नहीं हुआ। वह अच्छी तरह से जानते थे कि इस भूमि के लिए 1 टन प्रति मयू भी उचित होगा, फिर भी उन्होंने बढ़ी हुई कीमत पर जोर दिया। निस्संदेह लोग चले जाएंगे, लेकिन बहुत से कुलों के लोगों को लगा कि उनके खेत अच्छे हैं और उन्होंने अनिच्छा से ही उन्हें बिक्री के लिए रखा। वे सभी ऊंची कीमत पर बेचना चाहते थे। अब क्या, जुर्माना भरने की अंतिम तिथि कल थी, लेकिन वे इतनी सारी चांदी कैसे ला सकते थे? कोई युवक ने उदास होकर अपने कुलों के पास लौटने से पहले हे झिरन के समूह को उत्सुकता से देखा।
खरीदारों को जाते हुए देखकर कुई कबीले के लोग चिंता से उन्मत्त हो गए। विशेष रूप से कुई बुजुर्ग, जिन्होंने जल्दी से लौट रहे युवाओं से पूछा, क्या हुआ? वे सभी क्यों चले गए? कोई युवक ने मुंह फेर लिया। जैसे ही मैंने कीमत बताई, वे मुड़े और चले गए। कोई बुजुर्ग ने गुस्से में युवक के सिर पर तमाचा मारा। अरे मूर्ख, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? 12 टेल्स तो बस मांगी गई कीमत थी, फिर भी समझौता योग्य है। तुमने उन्हें यह क्यों नहीं बताया? अन्य कोई कबीले के लोगों ने भी उसे डांटा। यह सही है, 12 टेल्स केवल मांगी गई कीमत थी। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? युवक हतप्रभ था। मैं घबरा गया और भूल गया। कोई कबीला उसे लगभग हराना चाहता था, लेकिन पैसा इकट्ठा करना अब सबसे जरूरी था। उनके पास हिंसा के लिए समय नहीं था। आपस में चर्चा करने के बाद कोई परिवार के बुजुर्गों ने अपनी आशाओं को हे झिरन के समूह पर केंद्रित किया। हालांकि वे हाल ही में बाहर नहीं गए थे, उन्होंने सुना था कि मो परिवार ने जाओ और झोउ परिवारों से पहाड़ के नीचे सभी परित्यक्त खेतों को खरीद लिया था। मो परिवार द्वारा ऐसे खेत खरीदने का कारण यह था कि उन्हें गांव में खरीदने के लिए उपयुक्त उपजाऊ जमीन नहीं मिल रही थी। इसलिए उनकी आखिरी उम्मीद अब मो परिवार पर टिकी है। उन्होंने उस अयोग्य युवक को दोबारा बातचीत करने देने की हिम्मत नहीं की। इस बार कोई बुजुर्ग ने ही आगे बढ़ने की पहल की। अपने परिवार के खेतों को सफलतापूर्वक बेचने के लिए कोई बुजुर्ग ने जितना संभव हो सके अपना रुख कम कर दिया। माफ करें, क्या मो परिवार का मुखिया यहाँ है? वह झिरन स्पष्ट रूप से मुस्कुराई और कहा, मैं यहाँ हूँ। जब कोई परिवार के बुजुर्ग ने देखा कि उससे बात करने वाला व्यक्ति एक युवा महिला थी, तो उसे अचानक लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे पता है कि आप मो परिवार से हैं, लेकिन जमीन खरीदने के इतने बड़े मामले में क्या आप निर्णय ले सकते हैं? इस बात से खुश होकर कि उस पर संदेह किया जा रहा था, हे झिरन के पास यहाँ कोई परिवार के साथ सौदेबाजी करने का धैर्य नहीं था। मुझे आपके परिवार के खेत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह देखकर कि वह झिरन बहुत छोटा था फिर भी स्पष्ट रूप से बोलता था, कोई परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। थम्फ, बूढ़े आदमी, आप भी ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो ज्यादा कुछ कह सके। मैं आपके साथ इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। फिर उसने जी तियानहाई और फेंग चुवानझोउ की ओर देखा, क्या आपके दोनों परिवार खेत और घर खरीदना चाहते हैं? जी तियानहाई ने कहा, यह कृषि भूमि के लिए आपकी कीमत पर निर्भर करता है। यदि यह प्रति मयू 12 टन चांदी है, तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने पहले ही पूछताछ कर ली थी कि शीलिंग गांव में मुख्य कृषि भूमि प्रति मयू केवल 8 टन चांदी थी। जहां तक की बात है तो उनकी भी जरूरत नहीं थी। जिस आंगन को वे किराए पर दे रहे थे, उसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीद लिया था। अब उन्हें बस कुछ और एकड़ कृषि भूमि हासिल करने की जरूरत थी। ऑफ सीजन के दौरान जब पुरुष खाली होते थे, तो वे गुजारा करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर जा सकते थे। उनके परिवार के भोजन और आश्रय की समस्या नहीं होनी चाहिए। यह देखकर कि दूसरा पक्ष कृषि भूमि खरीदने में रुचि रखता है, कोई परिवार के बुजुर्ग को डर था कि वे भी 12 टेल्स की कीमत से डर जाएंगे और जल्दी से समझाया, कीमत पराक्रम्य है। वे बाहरी लोग पहले ही 12 टेल्स प्रति मयू की कीमत से डर गए थे। बुजुर्ग को आखिरकार दो ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो जमीन खरीदना चाहते थे, वह लापरवाह नहीं हो सकता था। पराक्रम्य का मतलब क्या है? प्रति मयू कितने टन चांदी? जी तियानहाई ने पूछा। बुजुर्ग ने पहले अपने कुल के लोगों की ओर देखा, फिर कहा, 9 टेल्स, यह पहले से ही बहुत सस्ता है। कोई परिवार के बुजुर्ग को यहाँ लगातार मोलभाव करते हुए देखकर फेंग चुवानझोउ इंतजार नहीं कर सका और कहा, प्रति मयू 6 टन चांदी, और मैं इसे खरीदूंगा। अन्यथा कोई सौदा नहीं। बुजुर्ग ने फेंग चुवानझोउ को घूर कर देखा जैसे उसने गलत सुना हो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? केवल 6 टेल के लिए इतनी अच्छी कृषि भूमि? फेंग चुवानझोउ ने उपेक्षापूर्वक कहा, मुझे लगता है कि आपके खेत की कीमत केवल इतनी ही है। कोई परिवार के बुजुर्ग को पता था कि उनके कुल के लोगों को तत्काल धन की आवश्यकता है, लेकिन 6 टन प्रति मयू के हिसाब से खेत बेचने से उन्हें भारी नुकसान होगा। उसका रवैया इतना सख्त देखकर एक पल के लिए बुजुर्ग को असमंजस में पड़ गया। रुको, मुझे इस पर चर्चा करने दो। फेंग चुवानझोउ ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसके कार्यों को मंजूरी दे दी। जल्द ही बुजुर्ग कुई परिवार के कई सदस्यों के साथ लौट आया। कुई परिवार के सदस्यों ने फेंग चुवानझोउ को कुछ चांदी जोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन फेंग चुवानझोउ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंत में कुई परिवार ने अपने दांत पीस लिए और खेत को 6 टन प्रति मयू के हिसाब से बेचने का फैसला किया। अब फेंग चुवानझोउ और जी तियानहाई काफी संतुष्ट थे। जिस कृषि भूमि की कीमत प्रति मयू 8 टन चांदी थी, उसे 6 टन चांदी में खरीदा जा सकता था, इसलिए उन्हें एक छोटा सा लाभ प्राप्त हुआ था।
यहाँ तक हे झिरन, जिसे खेत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, थोड़ा प्रभावित हुई, लेकिन उसने फिर भी इसे खरीदने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। फैंग और जी परिवारों ने चर्चा की और प्रत्येक को 10 मयू खरीदने का फैसला किया। कुई परिवार ने मूल रूप से 100 मयू कृषि भूमि बेचने की योजना बनाई थी, ताकि उन्हें अपने घर बेचने पर विचार न करना पड़े। लेकिन फैंग और जी परिवारों ने कुल मिलाकर केवल 20 मयू ही खरीदा, जो कि कुई परिवार द्वारा चुकाए जाने वाले जुर्माने की एक बूंद थी। अचानक नुकसान होने पर कुई परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। सही समय को भांपते हुए हे झिरन ने अंततः बोला, मो परिवार आपके बाकी खेत खरीद सकता है। यह सुनकर कुई परिवार के सदस्यों ने सुखद आश्चर्य से हे झिरन की ओर देखा। इस समय कुई परिवार के बुजुर्ग ने अब इस बात पर विचार नहीं किया कि यह युवा महिला मो परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती है या नहीं। युवा महिला, क्या तुम सचमुच यह कहना चाहती हो? वह झिरन कुई परिवार के साथ भी शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं खेत खरीद सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कुई परिवार के बुजुर्ग ने पूछा। उसने झिरन ने पहाड़ की तलहटी की ओर इशारा किया, मुझे पैकेज डील के रूप में नीचे का जीर्ण शीर्ण आंगन और उपेक्षित खेत बेच दो। इसे आपको पैकेज डील के रूप में बेचें। निस्संदेह वह अच्छा था। वह खेत और आंगन वे थे जो वे वैसे भी नहीं चाहते थे। अब कोई उन्हें खरीदने की पेशकश कर रहा था, यह बहुत बढ़िया था। यह कैसी स्थिति थी? यह स्पष्ट रूप से उनके कोई परिवार की मदद कर रहा था। लेकिन हे झिरन के अगले शब्दों ने उनके सुखद आश्चर्य को प्रकट कर दिया। उस उपेक्षित खेत और आंगन के लिए जो आप किसी भी तरह से नहीं चाहते, मैं 20 टन चांदी की पेशकश करूंगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इतनी सारी कृषि भूमि और एक आंगन, और आप केवल 20 टेल्स की पेशकश कर रहे हैं? यह बहुत कम है। तुरंत कोई परिवार के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई। उसने झिरन ने कंधे उचकाए। चूंकि आप मेरी शर्त स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं खेत भी नहीं खरीदूंगा। आपके कोई परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत से लोगों को धोखा दिया है। अब हे झिरन के लिए समय आ गया है कि वह उन्हें ठगे जाने का स्वाद चखाए। कोई परिवार के सदस्य अब पूरी तरह से घाटे में थे। पहाड़ की तलहटी में खेत और आंगन उनके कुलों के थे, वे यहाँ उनके लिए निर्णय नहीं ले सकते थे। लेकिन आखिरकार उन्हें सारी खेती बेचने का मौका मिल ही गया, वे इस तरह भी हार नहीं मानना थे। कोई परिवार के सदस्यों ने आपस में चर्चा की और वापस जाकर उन कुलों से परामर्श करने का निर्णय लिया। झिरन को भी कोई जल्दी नहीं थी और वह वहीं इंतजार करता रहा। इस बार चर्चा करने में कोई परिवार के सदस्यों को काफी समय लग गया, उनके लौटने से लगभग आधा घंटा पहले। निस्संदेह कोई परिवार के पास इस समय चांदी पाने का कोई अन्य रास्ता नहीं था, और सरकार को जुर्माना भरने की समय सीमा नजदीक आ रही थी। वे केवल नुकसान उठा सकते थे। अंत में हे झिरन ने 500 टन चांदी का उपयोग करके कोई परिवार की 80 मयू अच्छी कृषि भूमि, साथ ही पहाड़ की तलहटी में 20 मयू से अधिक उपेक्षित कृषि भूमि और 5 परित्यक्त घर खरीदे। अपने शब्दों से पीछे हटने से रोकने के लिए हे झिरन ने तुरंत कोई परिवार से कागजी कार्रवाई के लिए काउंटी सरकारी कार्यालय में किसी को अपने साथ भेजने के लिए कहा। हुआ यूं कि मो जीवे ने भी पहाड़ी क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया था और वापस आ गया था। सरकारी कार्यालय में कागजी कार्रवाई संभालना उन पर छोड़ दिया गया था। वह झिरन मो जीवे के लिए कई 100 टन चांदी के नोट लाया। जब जमीन के दस्तावेज मो परिवार के नाम पर होते थे, तो चांदी कोई परिवार को दी जाती थी। कोई परिवार को दिए जाने के बजाय इसे सीधे काउंटी सरकार को सौंप दिया गया था। वह चांदी कोई परिवार के सदस्यों के लिए अपना जुर्माना भरने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। फैंग चुवानझो और जी तियानहाई ने भी अपने भूमि कार्यों को संसाधित करने के लिए मो जीवे के साथ शहर जाने का अवसर लिया। शाम तक मो जीवे आज खरीदी गई बंजर भूमि और पहाड़ी क्षेत्र के लिए भूमि दस्तावेज वापस ले आए थे। अभी के लिए मो परिवार के सदस्यों द्वारा शीलिंग गांव में भूमि अधिग्रहण का अस्थायी रूप से निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने झिरन ने अन्य मामलों पर विचार किया। कोई परिवार से खरीदी गई अच्छी कृषि भूमि कहने की जरूरत नहीं है। वसंत आते ही उन्हें बस इसे आसानी से जोतने की जरूरत थी और इसे लगाया जा सकता था। जहां तक कई परिवारों द्वारा उपेक्षित भूमि का प्रश्न है, उस पर केवल कुछ खरपतवार उगे हुए थे। उन्हें बस खरपतवार हटाने की जरूरत थी। हालांकि यह बंजर भूमि के लिए अलग था। बंजर भूमि न केवल घास फूस से भरी हुई थी, बल्कि अंदर कई बड़ी और छोटी चट्टानें भी थीं। यदि वे वसंत में व्यस्त खेती के मौसम के दौरान श्रमिकों को काम पर नहीं रख सकते, तो उन्होंने झिरन ने इसे साफ करने की शुरुआत करने की योजना बनाई। इसलिए दूसरे दिन उसने 2 कबीले नेताओं झाओ और झो से पूछा कि क्या उनके कबीले के लोग बंजर भूमि को साफ करने में मदद करने के इच्छुक हैं।
बंजर भूमि को साफ करने की कीमत स्थानीय दरों पर आधारित होगी, प्रति MU 1 टन चांदी।